हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरुण सिंह चुफाल एंड वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। तो आज हम लोग मैट्रिसेस शुरू करने वाले हैं और यहाँ पे मैं आपको एक ही बार में यानी कि इस कंप्लीट वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस साथ के साथ रिवीजन और उसके अलावा जो भी हमारे पास सीबीएसई के द्वारा सैम्पल पेपर रिलीज़ किए गए हैं उनको भी देखेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी रिवीजन करवाऊंगा वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग रहेगा रिड्यूस्ड सिलेबस के। तो जो चीज़ें हट चुकी है उससे रिलेटेड कोई भी पीवाईक्यू या फिर कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला और ना ही उसका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवीजन शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के लिए रिवीजन में थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। इससे पहले जब हमने रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करा था तो वहाँ पे पहले मैं रिवीजन करवा रहा था, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। इस वाले पर्टिकुलर में मैं पहले रिवीजन करवाऊंगा और साथ के साथ जो भी क्वेश्चन है उनको भी साथ के करवाते रहूंगा। वो क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर से भी हो सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बट कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। जैसा भी क्वेश्चन जिस भी टाइप का आपके इससे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उससे रिलेटेड कोई ना कोई सैम्पल पेपर में करवाऊंगा और जहां तक हो सकेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। बट मैट्रिसेस काफ़ी आसान टॉपिक है और यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से रिपीटेड होते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो उन चीज़ों को मैं स्किप करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक ही बारी में आपको सब कुछ समझाया जाए जो भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले रिवीजन देखते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे। तो रिवीजन के लिए मैं शुरू करूंगा मैट्रिसेस से, उसकी जो डेफिनेशन है और कैसे हम इस चीज़ को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो मैट्रिसेस क्या होती है, एक मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है, किसका, नंबर्स का हो सकता है या फिर फंक्शन का हो सकता है। यानी कि कुल मिला के अगर आपके पास कोई नंबर पड़े हुए हैं या फिर मैंने आपको कोई भी डेटा दिया तो अगर आप उसको एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए 1 2 3 4 और आपको बोला इसे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रख के दिखाओ, तो आपने लिखा A इज इक्वल्स टू दिस, तो ये क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई। मैट्रिक्स को जब भी हमें डिनोट करना होगा तो हम किससे करेंगे, कैपिटल अल्फाबेट से करेंगे। मैंने आपको क्या दिया, फंक्शन दिया। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है या फिर 2 है। तो इनको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में रखा और उसको नाम दे दिया बी, तो ये क्या है, दूसरे टाइप की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स हमें अलग अलग तरीके की मिल सकती है। यहाँ पे हमारे पास जो समझने लायक चीज़ होती है वो होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर का क्या मतलब होता है, उससे भी पहले हमें रोज और कॉलम मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जनरली जो रोज रहेगी मैट्रिक्स की उसे डिनोट करा जाता है एम से और कॉलम को स्मॉल एन से। अगर मैं बात करूं इस ए मैट्रिक्स के लिए तो अगर इसमें रो देखा जाए तो रो हमेशा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके की। तो अगर आपको कंफ्यूजन है रोज में तो इस तरीके से एरो बना के समझा करें। कॉलम में क्या होता है, कॉलम हमेशा वर्टिकल वाली रो, जो वर्टिकल वाले इंफॉर्मेशन है उसे हम रीड करते हैं एज अ कॉलम। तो इस केस में देखिए आपके पास रोज कितनी है, ये वाली और ये वाली, तो कुल मिला के 2 रो हो गई। और कॉलम देखा जाए तो इस तरीके से देखोगे वर्टिकल फॉर्म में, तो वो भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, ऑर्डर का मतलब रहता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम कितनी है। तो ऑर्डर को हम डिनोट करते हैं m क्रॉस n से, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूछा जाए ऑर्डर कितना है तो 2 क्रॉस 2 कहेंगे। अदरवाइज हमें जनरल वे में अगर लिखना है कि ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसे बोलेंगे m क्रॉस n, यानी कि उसमें जितनी नंबर ऑफ रोज है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली बी के लिए भी हमारे पास क्या होगा, 2 क्रॉस 2, 2 रो हैं इस तरीके से देखेंगे और 2 कॉलम है। तो ये क्या होगी हमारे पास 2 क्रॉस 2 के लिए एग्जाम्पल हो गया। एक और मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास रोज कितनी है, हमारे पास रोज हैं 2, कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस 3 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 क्रॉस 3। तो ऑर्डर में जो है वो यही चीज़ हमें समझनी होती है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम है और रोज है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, ऑर्डर वाला काफ़ी आसान सा है। इसके बाद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि होती है जनरल फॉर्म ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने, मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर पहले डिफाइन कर रहा है m क्रॉस n, यानी कि m और n की वैल्यू कुछ भी हो उसके लिए अगर हमें एक मैट्रिक्स है जिसको कि जनरल फॉर्म में हमें लिखना हो तो उसे कैसे लिखा जाएगा। देखिए जनरल फॉर्म में जनरली मिस्टेक होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जनरल वे में लिखने को बोलता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक तो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जैसा हमें बोला गया, जैसी वैल्यूज़ हमें दी गई हमने वो रख दी। बट जब जनरल की बात करता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जनरल फॉर्म आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अब देखो इसके अंदर जो भी मैंने मैट्रिक्स अभी तक आपको दिखाई है, इसके अंदर जो भी हमारे पास पड़ा हुआ है उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि 1 2 3 4 4 चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। सिमिलरली ये भी क्या होंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब देखना एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करा जाता है, स्मॉल a बनाया जाएगा, इससे मैं एलिमेंट को डिनोट करूंगा और यहाँ पे लिखा जाता है i j।
आई का मतलब रहता है रो, नंबर ऑफ रो, जैसे कि एम का मतलब होता है ना नंबर ऑफ रोज, और एन का मतलब कॉलम, बट ये जो एम क्रॉस एन है ये ऑर्डर बता रहे होते हैं। तो जनरल फॉर्म में एम क्रॉस एन का मतलब ऑर्डर रहेगा। बट जब मैं ए के साथ आई जे लिख रहा हूँ तो आई का मतलब भी रो है और जे का मतलब भी क्या है, कॉलम है। तो अब देखो जब मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा एक कोई ए मैट्रिक्स है जिसके नाम मैंने दे दिया, उसके अंदर किस तरीके के एलिमेंट्स पड़े हैं, उसके अंदर एलिमेंट पड़े हैं ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है, ए आई जे की फॉर्म में। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स बनने वाली है किस ऑर्डर की बनने वाली है, एम क्रॉस एन। तो हर एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, तो एम क्रॉस एन की क्या है, इसमें ऑर्डर है। अब अगर इसे मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इस बात का ध्यान देना। आई और जे जैसा कि मैंने बताया रो और कॉलम को डिनोट करता है। तो पहला जो एलिमेंट होता है वो कहाँ होता है, पहली रो और पहले कॉलम पे ही तो होता है। जैसे कि ये 1 है, अगर इसको आप देखोगे कि इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन हमें देखनी है, तो आप कहोगे कि पहली रो पे है और साथ के साथ पहले कॉलम पे भी बैठा हुआ है, ठीक है, तो यूनिक है। यहाँ पे और कोई एलिमेंट आपको दिखेगा क्या, नहीं। तो 1 के लिए हम कह सकते हैं कि ये A11 में बैठा हुआ है, यानी कि आई का मतलब भी 1 और जे का मतलब भी 1, यानी कि रो और कॉलम। सिमिलरली जैसे कि मैं 2 कहता हूँ, तो 2 के लिए अगर मैं पूछता हूं कि पोजीशन क्या है, तो क्या कहोगे, पहली रो में बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरे कॉलम पे बैठा हुआ है, तो वो कौन है, 2 है। तो इस बात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, A12, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पहली रो और दूसरा कॉलम। अच्छा, इसको थोड़ा और फर्दर इंक्रीज करते हैं क्योंकि ये तो है जनरल फॉर्म और ये है एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो इसमें अगर मैं A13 लिखता हूँ, A14 लिखता हूँ, A15 लिखता हूँ, इस तरीके से लिखते लिखते अगर मैं यहाँ पे A1N लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगी, एक जनरल फॉर्म, ठीक है। ये तो अभी पहली ही रो है। अब देखना इसमें क्या कॉमन चीज़ है, सबके साथ जो भी एलिमेंट है आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। क्यों रही होगी, क्योंकि ये क्या है, एक पहली रो है, ये पहली रो है। और कॉलम क्या है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे उसने बोला ना, मेंशन करा, एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाओ जनरल फॉर्म में। एन का मतलब क्या होता है, कॉलम, यानी कि एन की जो भी वैल्यू होगी इसमें वो क्या है, कॉलम है। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, A1N, एन का मतलब कॉलम। तो ये तरीका होता है जनरल फॉर्म में लिखने का। इसको फर्दर इंक्रीज करते हैं। अब देखिए, अब मैं जा रहा हूँ दूसरी रो पे, ये है मेरे पास दूसरी रो है। तो ये जो 1 लिख रहा था, अब मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अच्छा, 2 लिखा, 1, 2 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो है और पहला कॉलम है, ठीक है। इसके बाद A22 लिखूंगा, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। सिमिलरली A23, A24, A25 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, A2N तक जाएंगे। एन का मतलब क्या है, कॉलम है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप नीचे को इंक्रीज करोगे, नीचे भी इसी तरीके से इंक्रीज करेंगे। अब देखना 1 2 3, यहाँ पे कोई थर्ड रो आती, फिर फोर्थ आती, फिर फिफ्थ आती, सिक्स्थ आती, इस तरीके से हमें मिलते रहती। बट हमें जनरल में लिखना है तो एम हम लिखेंगे किसके लिए, रो के लिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो जब हम m तक पहुंचेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा जनरल फॉर्म में m, तो यहाँ पे लिखूंगा AM1। m क्यों लिखा, m इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या कर रहा है, i किसको डिनोट करता है, रो को। तो रो कितनी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें मिलते रहेगी। कहाँ तक जाएगी, m तक जाएगी। तो AM1, कॉलम हमें पता है कि पहला है तो इस वजह से AM1। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, AM2, यहाँ पे भी AM3, AM4, AM5, इस तरीके से जाते जाते हमें लास्ट वाला एलिमेंट जो भी मिलेगा वो AMN की फॉर्म का ही तो होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पे ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, यहाँ पे ऑर्डर था 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे भी ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इनका जो आखिरी एलिमेंट है ये है, ये है, जैसे कि 4 है, 2 है और इस केस में 1 है। तो इसकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है। इसकी पोजीशन क्या है, दूसरी रो है, तीसरा कॉलम है। तो यानी कि जो ऑर्डर है वही हमारे पास क्या है, एलिमेंट की पोजीशन है। तो इसका ऑर्डर क्या था, m क्रॉस n, तो वही यहाँ पे भी तो लिखा जाएगा AMN। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है जनरल फॉर्म लिखने में। तो जहाँ तक जनरल फॉर्म क्लियर होगी, इस जनरल फॉर्म को अपनी नोटबुक में लिखो और खुद से लिखने की कोशिश करना। मैंने बता दिया है, अब वीडियो को स्टॉप करो और खुद से लिखने की कोशिश करना। आपको याद हो जाएगा किस तरीके से लिखना होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। कभी सिंपल बनेंगे, कभी टफ भी बन सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अब देखो जैसे कि ये है, सैम्पल पेपर में गिवन था 2021 के। कुछ नहीं करना, हमारे पास कंसीडर कर रखी है एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, जैसे कि मैंने अभी लिखा। राइट कह रहा है वैल्यूज लिखो A11, A12, A22। अब ये चीज़ आपको तभी पता होगी जब आपने ये पढ़ रखा होगा। मैंने अभी बताया कि A11, A12 ये सब क्या होता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, A11 पे कौन बैठा हुआ है, वो एलिमेंट बताओ। अब देखो A11 का मतलब क्या है, 11 का मतलब है कि पहली रो और पहला कॉलम। तो इसमें देखो पहली रो और पहला कॉलम कौन है, 3 है, तो इस पोजीशन पे 3 बैठा हुआ है, तो A11 की वैल्यू 3 हो गई। सिमिलरली
सिमिलरली A12 कितना होगा, पहला रो दूसरा कॉलम -2, A22 का मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, तो वहाँ पे कौन है, 9 है। तो इस तरीके के सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप कैसे भी क्वेश्चन करके ले आओगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है ये, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक कराता हूँ जहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़नी है। तो स्टार्टिंग के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है ये वाली चीज़ का, तो इसे स्किप बिल्कुल मत करना। तो अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। ये वाला टॉपिक ऐसा है कि सिंपल भी है बट टफ इस वजह से बन जाता है क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली वो क्वेश्चन बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि वो रिलेटेड आपके रहते हैं जनरल फॉर्म से। यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए करना क्या है, पहले हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स, फिर है रो मैट्रिक्स और एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर मैं डायगोनल एलिमेंट बताऊंगा। इसके बाद भी मैट्रिक्स है, तो पहले तो इन 3 को कर लेते हैं। अब देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। कॉलम मैट्रिक्स जैसा कि नाम है इसका कॉलम, सिर्फ इसमें क्या होगी, एक कॉलम होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ओनली 1 कॉलम। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल में पढ़ी है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, इसकी जरा कॉलम काउंट करो। ए मैट्रिक्स की एक ही कॉलम तो है, उसी तरीके से बी का भी एक ही कॉलम है, बस चेंज क्या हो रहा है, रो चेंज हो रही है। अगर मैं इसमें आपका ऑर्डर पूछूं, इसके लिए ऑर्डर कितना होगा, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 2 × 1 लिखा जाएगा। सिमिलरली बी के लिए रो कितनी है, 3, और ऑर्डर कितना है, सॉरी कॉलम कितना है, 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 × 1। अब देखिए ये तो एग्जाम्पल है, समझ में आ जाती है ये चीज़ें, बट क्वेश्चन कैसा रह सकता है वो देखना। अब मैंने यहाँ पे लिखी है इसकी जनरल फॉर्म, आपको वो ये दे सकता है कि ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, बताओ ये किस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर या फिर रो मैट्रिक्स को, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखो कन्फ्यूज होने वाली बात ऐसी कुछ है नहीं, मैंने जैसे कि आपको एग्जाम्पल बता दिया है। अब देखो जनरल में क्या है, सिंपल इतना तो लिखा है, ये है ए का नाम यानी कि मैट्रिक्स का नाम, = ये है एलिमेंट। अभी मैंने बताया AIJ का मतलब है एलिमेंट, ठीक है। उसने कहा कि एलिमेंट रखो किस तरीके के, किस ऑर्डर के होने चाहिए, m × 1, यानी कि ये है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, क्या, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि रोज तो चेंज हो सकती हैं बट कॉलम चेंज नहीं हो सकता। किसके लिए, कॉलम मैट्रिक्स के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, m × 1 कह रहा है, जो हमारी रोज हैं वो चेंज होंगी बट जो कॉलम है उसकी वैल्यू 1 रहेगी, तो इस वजह से m × 1 लिखा है। इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना, m × 1, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है 2 × 1, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है 3 × 1। एक कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C अगर मैंने लिखा इस तरीके से 1। अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स, किस तरीके की है, अभी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। कैसे है, ऑर्डर कितना बन रहा है, 1 × 1 का, और इसकी डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आप NCERT में चेक कर सकते हो, वहाँ पे बस इतनी रिक्वायरमेंट है कि कॉलम 1 होना चाहिए। अब देखो इसके लिए कॉलम 1 मिल तो रहा है, तो इसका मतलब C = 1, और इसको आपने डब्बे में रखा यानी कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन दी, तो ये C भी क्या है, आपके पास एक कॉलम मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पास, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। अगर आपके पास MCQ दे दिया C = ये है और पूछेगा कि बताओ कॉलम है, रो है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो तब क्या करोगे। तो उस केस के लिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को नोट करो इस केस में। दूसरा है रो मैट्रिक्स, दूसरी है जो उसमें सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए, जैसा ये था वैसा ही ये है, एक रो। अब देखो A = 1 3 4, B है 6 2, यहाँ पे देखो ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पे ऑर्डर होगा 1 × 3 का, 3 हमारे पास क्या है इसमें कॉलम्स हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 2 का, यानी कि एक रो है और 2 कॉलम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे C = 2 का। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगेन 1 × 1, यानी कि जो डेफिनेशन है वो तो फुलफिल हो रही है, यानी कि रो क्या है, एक है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, एक रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, इन सबके ऑर्डर में देखो कॉमन चीज़ क्या है, जो पहला है यानी कि m की वैल्यू 1 रहने वाली है, क्योंकि इसने बोला है कि एक ही रो होनी चाहिए, तो m की वैल्यू हमेशा 1 होगी, और n हमारा चेंज होता रहेगा, यानी कि वो क्या है, कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा 1 × n का। तो आपको क्वेश्चन में ये जनरल फॉर्म पकड़ा सकता है और पूछेगा कि ये कौन सी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको जस्ट देखना है ऑर्डर, और ऑर्डर किसके साथ मैच हो रहा है, रो मैट्रिक्स के साथ। तो इस चीज़ को भी नोट करिए, AIJ ब्रैकेट 1 × n इज रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × n, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखना क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जिसको कि हम m से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम जो कि n से डिनोट किया जाता है वो होते हैं बराबर। तो ऐसी सारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है, क्योंकि ये स्क्वायर की शेप की होती है। देखो A हो गया, B हो गया, C हो गया। अगेन मैंने एक और एग्जाम्पल लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी है, तो इसको भी देखेंगे। पहले तो A का देखो, A में हमारे पास रोज कितनी हैं, 2, और कॉलम भी कितने हैं, 2, तो इसका ऑर्डर पूछेंगे तो 2 × 2 होगा।
बी वाले में भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है, यानी कि m इज इक्वल टू n हो तो रहा है, यानी कि जो डेफिनेशन बोलती है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है, सही है। तो सी क्या है, सी भी हमारे पास एक है जो कि क्या है 3x3 का है, यानी कि 3 रो है और 3 कॉलम है। इसके अलावा आपके पास और कोई मैट्रिक्स ज़्यादा पूछेगा नहीं, 3x3 से ऊपर का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम इतना ही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हुई, यहाँ की सी मैट्रिक्स, यहाँ की सी मैट्रिक्स और यहाँ की बी मैट्रिक्स, ये तीनों ही मैट्रिक्स का काम कर रही है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, एक रो मैट्रिक्स भी है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी नोट किया करना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज करती हैं। अगर आप पेपर में एट अ टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसी वजह से मैं सारी चीज़ें जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें इन जनरल फॉर्म में क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए आई जे, एम क्रॉस एम लिख दिया। अब देखो m क्रॉस n जनरल तरीका होता है। अब n और m बराबर है तो मैं n लिखूं या m लिखूं, बराबर ही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं कहीं पे हमारे पास n क्रॉस n भी तो लिखा रहता है, वो भी सही है और ये भी सही है। यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। आप कह सकते हो इस केस के लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर है, न्यूमेरिकल मिलेगा, 4 मिल रहा होगा तो 4 रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई जनरल फॉर्म, इसको नोट कर लेना। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायगोनल एलिमेंट्स। अब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमेशा आपको क्या मिल रहा होता है, डायगोनल एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं। डायगोनल एलिमेंट का मतलब है ये वाला, अगर मैं इसकी बात करूँ ए मैट्रिक्स की, तो ये 1,4 डायगोनल कट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाले नहीं लेने, सिर्फ आपको ये वाले कंसिडर करने होते हैं, सही है। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए आई आई आर डायगोनल एलिमेंट्स, ये एक जनरल तरीका हो गया। अभी मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया था, मैंने कहा था कि अगर आप 2x2 की मैट्रिक्स लिख रहे हो जनरल वे में तो कैसे लिखोगे, A11 लिखोगे, फिर A12 लिखोगे, A21, A22, इसी तरीके से तो लिखोगे 2x2 की अगर आप जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स लिख रहे हो। ये हो गया पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। डायगोनल एलिमेंट के लिए मैं कह रहा हूँ ये वाला, तो ये वाले हिस्से में देखो कौन कट हो रहा है, A11, A22, A33, A44, इसी तरीके से तो नीचे कट होगा। तो वो सारे एलिमेंट्स जिसमें I और J बराबर हैं, 1 1 2 2 3 3, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हो रहे होते हैं। तो इस केस में, A के केस में अगर देखा जाए तो 1,4 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। B के केस में अगर पूछा जाए, देखो B के केस में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप काटो, इस तरीके से काटो जैसे यहाँ पे कट हो रहा था, तो कौन कटेगा, सिर्फ 1 कटेगा। तो इस केस के लिए भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है जो कि है 1। सी के केस के लिए, सी के केस में भी कट करो, कौन कौन कट हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, तो कुल मिला के 1 1 1, ये सबके सबके हैं डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये होता है डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट बोला है, अभी मैं इसके बाद जो चौथी टाइप है वहाँ पे मैं बताऊंगा डायगोनल मैट्रिक्स, तो दोनों बातें अलग हैं, ठीक है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं डायगोनल मैट्रिक्स बताता हूँ। तो अगली मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एक कंडीशन फुलफिल करती हैं वो सारी की सारी डायगोनल बन जाती है। अब देखिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। अभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट्स बताए थे, ये सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो नॉन डायगोनल का मतलब जो डायगोनल में नहीं है, यानी कि जैसे कि 3 2 हो गया, इस केस में तो है नहीं डायगोनल, नॉन डायगोनल एलिमेंट, इस केस में 0 0 0 1 ये सब, तो वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर जीरो हो रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो वो क्या बन जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2x2 है, यहाँ पे लिखा 1 0 0 1। अब देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 1 है, और नॉन डायगोनल क्या हो गए, 0 हो गए। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, ठीक है, 2x2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट कैसी हो गई, डायगोनल की कंडीशन को फुलफिल कर गई, तो ये क्या हो जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। उसी तरीके से सी है, इस केस में हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, डायगोनल एलिमेंट्स है, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हैं। तो ये भी क्या है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल की कंडीशन को फुलफिल कर रही है, तो क्या बन जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यही है डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने वो अभी तक नहीं मिटाया। अच्छा, यहाँ पे जो बी था =1, अब ये तो डायगोनल एलिमेंट है, सही है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, 0 0 हम लिख सकते हैं, तो b =1 हमारे पास अगेन ये क्या हो जाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। अच्छा, क्यों है एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो सारे के सारे नॉन डायगोनल है ही नहीं b वाली के पास, तो हम उसको बना सकते हैं, और वो ऑलरेडी क्या है, 0 है। तो इस वजह से b =1, यानी कि अगर सिंगल एलिमेंट है उस मैट्रिक्स में, वो भी क्या जाएगा, एक डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है।
इसके अलावा हमारे पास इसकी जो जनरल फॉर्म है वो मालूम होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या कहती है, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एम की फॉर्म में लिखा हुआ है। एम क्रॉस एम क्यों लिखा गया होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ही आगे चल के क्या बनती है, डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। तो ये सब की सब स्क्वायर मैट्रिक्स है ही है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं मिलेगी जो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। तो इस वजह से एम क्रॉस एम। अच्छा, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे जीरो हैं डायगोनल के अलावा। तो सारे के सारे बी आई जे इज इक्वल्स टू क्या होंगे, जीरो। बी आई जे का मतलब है एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, वो जीरो होंगे कब, जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। देखो जनरल फॉर्म है मेरे पास A11 A12 A13, A11 22 33, ये सारे के सारे हमारे पास डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तो है हमारे पास, इनकी कोई ना कोई वैल्यू दी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा जो भी आपको दिख रहे हैं इस जनरल फॉर्म में वो सारे के सारे जीरो रहने वाले हैं। और देखो क्या उनका आई और जे कभी भी बराबर है, नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है बी आई जे जीरो रखने हैं कब कब, जब जब आई और जे बराबर नहीं है। तो ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब भले ही वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, 2x2 की हो या फिर 1x1 की हो, और हमें 3x3 से आगे बढ़ना नहीं है, तो 4x4 की भी बात मैं नहीं करूँगा। एक छोटा सा डाउट यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आपके पास किसी ने इस तरीके का एग्जाम्पल दे दिया, ये है, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि बताओ क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। अब आप सोचोगे कि डायगोनल मैट्रिक्स को तो सिर्फ इतना कहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है, आपने देखा कि ये जीरो है, ये भी जीरो है, बट आपने एक और चीज़ देखी कि डायगोनल एलिमेंट भी जीरो हो गया। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है, क्योंकि डेफिनेशन स्ट्रिक्टली इतना कहती है कि नॉन डायगोनल जीरो, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कहती कि डायगोनल वाले भी जीरो होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी तरीके के हों, जीरो हो, 1 हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो चलेगा, बस नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, और ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो सब के सब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें जाननी थी। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे बताओ। पहला, क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, नहीं हो सकती। देखो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं है, उसको होने के लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे वही बात है, तो यहाँ पे घुमा सकता है क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। दूसरी वाली देखो, यहाँ पे कह रहा है क्या हर एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया शुरुआत ही यही करी कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसे होती है, जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स एक कंडीशन फुलफिल करती है। तो कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ज़रूर होगी ही होगी। तो ये क्या होगा, एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पूछ के हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। इसके बाद मैं दूसरी मैट्रिक्स लेता हूँ। तो अगली मैट्रिक्स देखते हैं जो कि है स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखना स्केलर मैट्रिक्स क्या कहती है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, उस मैट्रिक्स को पहले डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है और उसके सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाई जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, डायगोनल है इसका मतलब ऑलरेडी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। हमने पहले पढ़ा स्क्वायर, उसके बाद हम आए डायगोनल पे, और अब हम पढ़ रहे हैं स्केलर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ डील करेंगे। अब देखना यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, एक ए ले लिया, बी, सी। अब यहाँ पे देखो जो भी एलिमेंट है वो क्या रखे हैं, बराबर रखे हैं, सेम रखे हैं, कहाँ पे, डायगोनल की साइड पे, और बाकी जो भी होंगे वो सारे के सारे जीरो होंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि ये क्या होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखना b इज इक्वल टू क्या है, 3 3 0 0। यहाँ पे भी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हैं और डायगोनल वाले 3 हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब इस चीज़ को अगर हमें इन जनरल वे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू ए आई जे, एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, m क्रॉस m लगाया है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, वही इसी के साथ हम डील करने वाले हैं। तो एलिमेंट कैसे रहेंगे, ए आई जे रहेगा जीरो, कब कब, जब जब i की वैल्यू j के बराबर नहीं होगी, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी केसेस में, स्केलर मैट्रिक्स के केस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होंगे, जीरो होंगे। अच्छा, जो भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि जब i बराबर रहेगा j के, जैसे a11, a22, a33, इस तरीके के जो भी होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, k। अब k हर मैट्रिक्स के लिए अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है। तो वही चीज़ है, ए आई जे किसके बराबर होगा, k, वेयर k इज एनी स्केलर, और i क्या रहेगा, j के बराबर रहेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी स्केलर मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ और जनरल के साथ जहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसको हम डिनोट करेंगे आई से, बार बार इसका यूज़ होगा।
यहाँ पे क्या होता है, वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं कि डायगनल या स्केलर, ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट 1 होंगे वो सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है और साथ के साथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 डायगनल पे। जैसे कि I1 लिखा इज इक्वल्स टू कितना, 1। अच्छा ये जो 1, 2 और 3 लिखे हैं ये ऑर्डर को डिनोट कर रहे हैं। I1 का मतलब 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो कि ये बनाई मैंने। I2 का मतलब रहेगा 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1, डायगनल पे 1 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली यही कंडीशन है। I3 पे इस तरीके का। तो ये क्या हो गया, तीसरे ऑर्डर की हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई और जनरली इसे कैपिटल I से डिनोट करा जाएगा। अब देखिए स्केलर और आइडेंटिटी के बीच में एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये इस तरीके से पूछ सकते हैं, इज एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो ये थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या इस मैट्रिक्स को आप क्या स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। क्यों? स्केलर की डेफिनेशन है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे सेम मिल तो रहे, क्या है 1 1 1 1 है, यानी कि ये स्केलर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होंगी सारी की सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रू। अब दूसरा है, उल्टी बात कह रहा है क्या, कि स्केलर मैट्रिक्स क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है ये सारी की सारी आइडेंटिटी है क्या, नहीं है। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट में 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है C, ये वाला भले ही आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, बट बाकी जो भी हैं वो सारे के सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो इसको हम कर देंगे फॉल्स। तो स्केलर और आइडेंटिटी के बीच में ये तो छोटा सा रिलेशन है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का जो आखिरी मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स वो बताऊंगा, और साथ के साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेम में उसी की बात करते हैं। 3 टाइप देखते हैं जो कि होती है जीरो मैट्रिक्स, जिसको कि नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है या डायगोनल होना ज़रूरी है। कैसी भी मैट्रिक्स हो, कैसा भी ऑर्डर हो, अगर वहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट आपको जीरो देखने को मिल रहे हैं तो वो मैट्रिक्स हमारी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। इसको डिनोट करते हैं इससे, कैपिटल जीरो कह सकते हो या कैपिटल O, इस तरीके से डिनोट किया जाता है। अच्छा A इज इक्वल्स टू यहाँ पे बनाया है, इसका ऑर्डर कितना है आपके पास 2 क्रॉस 3 है, तो ये क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बट फिर भी इसको हम क्या कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। उसी तरीके से ये है 1 क्रॉस 1 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बट इसमें एलिमेंट जीरो रखा गया है, तो ये भी क्या कहलाएगी जीरो मैट्रिक्स। C इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 है, तो ये भी क्या है एक जीरो मैट्रिक्स है। तो सिंपल सी मैट्रिक्स है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे का टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कभी किसी दो मैट्रिक्स को इक्वल हैं ऐसा कब कहा जाएगा। अब देखो इक्वालिटी के लिए यहाँ पे हम डिनोट करते हैं A इज इक्वल्स टू B से, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स हैं A और B नाम है तो वो बराबर हैं तो A इज इक्वल्स टू B बोला जाएगा, और अगर बराबर नहीं है तो A डज नॉट इक्वल्स टू B। सिंपल सी चीज़ है ना, मैथ्स में करते हुए आ रहे हैं सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, A है B है। अच्छा कब बराबर होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं बराबर। करस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा है यहाँ पे भी वही होना चाहिए, और दूसरे केस में भी वही होना चाहिए, यानी कि सभी केसेस में जहाँ जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, जहाँ जहाँ पे एलिमेंट है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में एलिमेंट तो सेम है, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 2 3 4 देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो वहाँ पे मत कहना A बराबर B के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है, और मैं यहाँ पे कहूँगा A डज नॉट इक्वल्स टू B। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, C ये है D है, एलिमेंट सबके सेम है, यानी कि यहाँ पे A B E F है, यहाँ भी A B E F है। अब देखो करस्पॉन्डिंग है क्या, A A है, B B E E F F, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है। तो इस केस में मैं कहूँगा C बराबर है D के, और ये मैट्रिक्स हो गई इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी काफ़ी आसान है, जस्ट हमें इतनी सी चीज़ देखनी है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जितना भी हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। 2021 के सैम्पल पेपर में ये दोनों क्वेश्चन गिवन थे। देखना यहाँ पे कहता है कंस्ट्रक्ट करो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ, जहाँ पर कि एलिमेंट आपको किस तरीके से रखने हैं, AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J से। आपने अगर NCERT करी है तो वहाँ पे पहले ही एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी आसान है। 1 मार्क्स में पूछे, 2 मार्क्स में पूछे, बड़ी आसानी से हम वो मार्क्स लेकर आ सकते हैं। देखना करना क्या है, 3 क्रॉस 4 बोला है, तो एक काम करो पहले तो 3 क्रॉस 4 के लिए, यानी कि 3 रो और 4 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स बना के रख दो जनरल वे में। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 4 कॉलम होने चाहिए ना, तो इसलिए A14 तक गया हूँ, और 3 रो हैं तो A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। तो इस तरीके से हमने क्या रखने होते हैं एलिमेंट्स। सबसे पहले हमने यही चीज़ पढ़ी थी, और ये ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4 का, 3 रो हैं और 4 कॉलम है।
अच्छा, एलिमेंट्स कैसे लिखने होते हैं? एलिमेंट्स इससे लिखने हैं। डेफिनेशन कहती है कि ए आई जे अगर आपको लिखना है तो आई प्लस जे कर दो, सिंपल। यानी कि अगर मुझे A11 लिखना है तो मैं 1 + 1 कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? 2। तो A11 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है? 2। ऐसे ही A12 की जगह पे 1 + 2 कितना होगा? 3। यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 1 + 4 कर दिया। 2 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5 6 4 5 6 7। तो ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। ये है 3x4 की रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, कभी मॉड की फॉर्म में दे देता है, कभी किसी तरीके से देगा, बट जो भी देगा आपको जस्ट वैल्यूज़ रखनी है और आंसर आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अगेन ईजी है। यहाँ पे हमसे कहता है एक्स की वैल्यू ला के दो और ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स होगी। अच्छा, इक्वल है तो यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो यहाँ पे है x + y, तो वहाँ पे कितना है? 3 है, तो इक्वल्स टू मैं 3 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे है 3y, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3y बराबर है 6 के। तो यहाँ से मिल जाएगा मुझे सिंपल y = 6/3 कितना देगा? 2। इस y = 2 की वैल्यू यहाँ पे ले जाके पुट कर दो, तो x = हो जाएगा 3 - 2 1। तो इस तरीके से हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए, हम लोग मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, टाइप भी हमने देख लिए और इक्वालिटी देख लिए और कुछ क्वेश्चन भी देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो है वहाँ पे हमें ऐड सीखना है, किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखना है, सब्ट्रैक्ट करना है और किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो पहले तो एडिशन देखते हैं। एडिशन के लिए हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स देगा, उनको ऐड करने के लिए हम लिखेंगे a + b = सिंपल क्या करना है, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको ऐड कर दो। तो 1 + 3 4, 2 + 1 3, 4 + 0 4, 5, 3 + 0 3, 1 + 1 2। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपली क्या करा जाता है? ऐड, वो हमारा एडिशन हो गया। इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे a - b है, यहाँ सब 1 2 3 है, 1 2 1 है, वहाँ भी सेम चीज़ है, तो 1 - 1 करोगे कितना मिलेगा? 0। 2 - 2 0, 3 - 3 सब कुछ आपके पास क्या मिल जाएगा? 0। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि आपको नोट करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जो कि आया हुआ है सैम्पल पेपर में इस बार के। क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। कब? जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। सिर्फ इन दो केसेस के लिए मैंने ये बात बताई है, इतना ध्यान देना। और किसी के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सिर्फ इन दो के लिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, a = 1 2 3 1 4 1 लिया है, इसका ऑर्डर है 2 × 3 का, इसका ऑर्डर है 2 × 2 का, दोनों का ऑर्डर क्या सेम है? नहीं है। यानी कि इस केस में अगर मैं a + b या a - b करता हूँ तो वो रहेगा नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। क्योंकि 1 को 1 से करा, ठीक है, 2 को 2 से करा, ठीक है, इस 3 के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई वहाँ पे कॉलम है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो एडिशन हमने देख लिया, सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट नोट भी हमने देख लिया। अब एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं किसी भी स्केलर से। स्केलर का मतलब यहाँ पे जस्ट क्या है? कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट भी कह सकता हूँ, स्केलर भी कह सकता हूँ, पढ़ा है ना, स्केलर और वेक्टर, तो वाला स्केलर है जस्ट नंबर। यानी कि अगर किसी नंबर से आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किस तरीके से होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली जिसका A11 A12 A21 A22 इस तरीके से 2 × 2 का जनरल फॉर्म में एक एलिमेंट रख दिए। ठीक है, इसको मैंने के से, के का मतलब है कोई कांस्टेंट स्केलर, मल्टीप्लाई करवाए तो हर एक एलिमेंट से जाकर वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए मैट्रिक्स पड़ी थी, अगर मैं इसमें 2a करता हूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि हमें ऑर्डर वगैरह देखना है, आपको जस्ट जैसा नंबर दिया गया है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, कुछ भी हो चलेगा, उसको जाकर आप हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे कि यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 2 4 6 2 4 2 8 2, तो इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा तो 2a हमारे पास क्या मिल गया? 2 4 6 2 8 2। तो यही होता है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। सही है, तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में आया है 2021 के, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। क्या कहता है? इफ़ a b आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × n और m × 5, ये है 3। तो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए है, इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 3 × n का, और बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास हो गया m × 5 का, m × 5 का। तो कहता है फाइंड करो ऑर्डर किसका? उस मैट्रिक्स का जो कि 5a - 3b करने पे हमें मिलेगा।
और गिवन है कि ये चीज़ डिफाइंड रहेगी। ठीक है, अब देखो 5a अगर आप करते हो, a कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है जिसके कि 3 रो होंगे और n का हमें पता नहीं है, वही हमें फाइंड करके देना है। अब जब आप किसी स्केलर से जो कि 5 है इस केस में मल्टीप्लाई करते हो तो ऑर्डर थोड़ी चेंज होता है, जैसे कि ये है या फिर ये वाला है, ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। a का ऑर्डर अगर 3 क्रॉस n है तो हमारे पास 5a का ऑर्डर भी कितना होगा, 3 क्रॉस n होगा। ठीक है, बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से, उनको फिर क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अगर मैं प्लस का लगाऊं वो भी चलेगा और माइनस का लगाऊं वो भी चलेगा, यानी कि प्लस का इस तरीके से 5a प्लस फिर माइनस का 3b है ना, तो ये भी क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा, तो वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो -3 से अगर आप इस b को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसमें भी आपके पास ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड ही तो करना है, सिंपल सिंपल सी चीज़ है, तो यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम कब होगा, जब यहाँ पे n की वैल्यू 5 होगी क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे m की वैल्यू 3 होगी, तभी जाके इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा और हमारे पास क्या मिलेगा, ये डिफाइंड रहेगा। और हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर है वो है m की वैल्यू हमें मिलेगी 3 और n की वैल्यू हमें मिलेगी 5। तो यही हमसे मांग रहा था कि हम क्या लें, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, इस वजह से हम ये चीज़ लेंगे। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को नोट करो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो इसी में अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़। 4 प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, काफ़ी आसान है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था सैम्पल पेपर 2021 में, तो इस वजह से हम लोग ये टॉपिक भी कवर करते हुए चलेंगे। इस आसान है, देखना। पहला कहता है कि अगर मेरे पास कोई 2 मैट्रिक्स है, उनको ऐड कर रहा हूँ तो हम इस तरीके से पलट सकते हैं, जैसे कि नंबर के साथ होता है, आप 1 + 2 करो या फिर 2 + 1 करो, दोनों बातें सेम होती है। तो वही चीज़ है, a + b करो या b + a बराबर है, इस बात को बोला जाता है कम्यूटेटिव। दूसरा देखना, दूसरा होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है तो आप b + c करो फिर a करो, या फिर a + b करो फिर c करो, दोनों बातें हमारे पास क्या हैं, सेम है, दोनों से हमारे पास बराबर वैल्यू मिलेगी। अच्छा, तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो टर्म होते हैं ना, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वो ऐसा दे सकता है, जैसे यहाँ पे गिवन है फाइंड एडिटिव इन्वर्स। अब आपको एडिटिव इन्वर्स का पता होगा, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ, तभी जाके तो आप ये क्वेश्चन अप्लाई करोगे। या फिर वो चेक कर सकता है, या फिर वो कह सकता है क्वेश्चन में कि चेक करो कि कम्यूटेटिव है या नहीं। अब आपको कम्यूटेटिव का मतलब पता होगा कि इसका मतलब ये होता है, तभी जाके आप करोगे। प्लस के केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशन के केस की। तो देखो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव। एडिटिव का मतलब प्लस, जो कि हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब देखना, अगर मैं नंबर की बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि 1 मैं कितना ऐड करूँ कि मुझे दोबारा से 1 मिल जाए, यानी कि ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, तो क्या कहोगे, 0 को रखो तो आपको सिंपल 1 मिलेगा। इसी तरीके से -2 में भी आप 0 रखो तो आपको सिंपल -2 मिलेगा। तो ये 0, ये नंबर की केस की बात कर रहा हूँ, ये नंबर के केस में क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। कौन, ये 0, तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ के केस के। अब देखो ये है मैट्रिक्स, ए का मतलब है मैट्रिक्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ए मैट्रिक्स में कितना मैट्रिक्स ऐड करूँ कि मुझे दोबारा से ए मिल जाए, तो आप कहोगे सिंपल 0 मैट्रिक्स ऐड कर दो। तो उसी 0 को यहाँ पे लिखा है, ये 0 नहीं है, ये ओ है, ओ रीड कर सकते हो या 0, बट ध्यान देना ये मैट्रिक्स है, ये नंबर नहीं है, नंबर यहाँ पे है। तो a + o, तो ये जो o है ये मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये है 0 मैट्रिक्स, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। ठीक है, तो अगर आप a + o करो या फिर o + a करो, आपको बराबर क्या मिलेगा, a ही मिलने वाला है। ठीक, तो ये क्लियर। चौथे में है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एडिशन करते हुए इन्वर्स। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, देखना, नंबर के केस में अगर मैं 4 में आपसे पूछता हूँ कि क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिल जाए, तो आप कहोगे -4 रख दो, सही है। आप 5 के लिए क्या कहोगे, 5 के लिए -5 रख दो तो 0 हो जाएगा। तो ये जो -4 है ये एक एडिटिव इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब उल्टा, और एडिशन का केस है तो उसे क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। सेम चीज़ मैट्रिक्स के केस में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ए में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूँ, जिसका कि नाम मैं बी कह रहा हूँ अभी, कि दोनों को ऐड करने पे मुझे 0 मिल जाए। 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स, ये ध्यान रखना, ये नंबर नहीं चल रहा है, ये मैट्रिक्स चल रही है, तो ये है 0 मैट्रिक्स, मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए। तो आप क्या कहोगे, ए में -a ऐड कर दो, यानी कि -1 से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अभी अभी सीखा है हमने कैसे स्केलर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a - a कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल। 0 का मतलब अगेन 0 मैट्रिक्स। इसको मैं एग्जांपल में करवाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला एक क्वेश्चन आया था, अब एडिटिव इन्वर्स मैंने अभी आपको बताया, तभी जाके तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखना, आप क्या करो, सिंपल -a निकालो। अब ये -a निकालने का क्या मतलब है, -a का मतलब यही तो है, आपने इस मैट्रिक्स a को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो करवा दो, कितना मिलेगा, 2 5 0 -4 -3
और 1। अब इसके बाद क्या करो, ये है तो एक माइनस ए, तो a माइनस ए करवा दो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि a को ऐड करवा दो माइनस ए में, तो प्लस लिखूंगा और माइनस ए लिख दिया। तो अब आप इनको ऐड करो, ये 2 है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, ये 2 है, -2 0 हो जाएगा, ये -5 + 5 0 0 0, ये भी 0 हो गया, 4 -4 ये भी 0, 3 -3 0, -1 + 1 ये भी 0। तो आपको क्या मिला, 0 मैट्रिक्स मिल रही है, 0 नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना, ये बस क्या है, 0 मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। तो क्या मिली, 0 मैट्रिक्स। तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स, सही है। तो इस चीज़ को भी नोट करो, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट करिए। तो मैं आपको अब नया टॉपिक बताता हूँ जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है जनरली, बच्चों को सीखेंगे कैसे करते हैं। बट सबसे पहले इतनी बात दिमाग में रख लेना कि हर एक मैट्रिक्स के लिए, यानी कि जो भी 2 मैट्रिक्स आपको देगा, सभी के लिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए। जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैंने बोला उसका डिफाइंड होना ज़रूरी है, यानी कि दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तो हमारा एडिशन डिफाइंड रहेगा। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है। सबसे पहले क्या करा करना, चेक करना कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद प्रोसीड करना, मल्टीप्लिकेशन का तरीका देखना कैसे करते हैं। तो वो चीज़ तो मैं बताऊंगा, बट देखो क्या कैसे डिफाइंड होता है देखना। एक ए मैट्रिक्स मान लेता हूँ जो है m क्रॉस n की, एक बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ जो कि है p क्रॉस q की, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अब देखो तभी डिफाइंड रहेगा मल्टीप्लिकेशन जब n बराबर रहेगा p के, यानी कि यहाँ का जो कॉलम है n और यहाँ का जो रो है p, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, तभी हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। और जो नई मैट्रिक्स हमें मिलने वाली है, 2 मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका नाम मैंने कह दिया ए बी, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर भी हम पता कर सकते हैं बिना एक्चुअल में मल्टीप्लाई करे, वो रहेगा m क्रॉस q। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ए बी क्या रहेगा, m क्रॉस q। तो ये दोनों बातें आपको पता रहनी चाहिए कि कब डिफाइंड है। दूसरी बात की जो नई मैट्रिक्स मिलती है मल्टीप्लाई करने पे, उसका ऑर्डर हमें पहले से मालूम रहता है, जो कि हम इनके ऑर्डर को देख के बता सकते हैं, जो कि m क्रॉस q का रहेगा। अब देखिए इतनी चीज़ आपको पता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए यही 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद तरीका इंपॉर्टेंट है, तरीका देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले सिंपल सी मैट्रिक्स ली है 2 क्रॉस 2 की, यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 की। तो पहले हम देख लेते हैं ये सारी चीज़ें अप्लाई करके और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखोगे कि 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, यहाँ का जो एलिमेंट है और यहाँ का जो एलिमेंट है दोनों बराबर होने चाहिए, जो कि एक्चुअल में है, ठीक है। अब देखो जो नई मैट्रिक्स इसमें मिलेगी आपको ए बी, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि उसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, आप कहोगे कि 2 क्रॉस 2 का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है वो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आने वाला है 2 क्रॉस 2। और ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर लिया करें, क्योंकि ये तो है सिंपल सी मैट्रिक्स। कभी कभी हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स भी दे देता है घुमा फिरा के, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो अगर वहाँ पे आप पहले ही ये जज कर लोगे कि जो नई मैट्रिक्स मुझे मिलने वाली है उसका ऑर्डर ये होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे और आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत फ़ायदेमंद रहता है अगर आप ये चीज़ पहले ही नोट कर लो। तो करते रहना, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे करते रहना ये चीज़। तो देखो 1 3 है, 2 4 है, 2 1 है, 3 0। करना ये होता है कि जो यहाँ पे पहले रो चल रही है इसको चलाओ, और यहाँ पे पहले क्या चलाओ, कॉलम चलाओ, ठीक है। मैं एरो मार दे रहा हूँ, पहले रो फिर कॉलम, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, ठीक है। और क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साथ के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस कौन 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये क्या आ गया, पहला एलिमेंट, इस नई मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11 आया, ठीक है। अभी क्या हुआ है, ये वाली मैट्रिक्स एग्जॉस्ट नहीं हुई है क्योंकि इसका एक और कॉलम बाकी है, तो यही रो रहेगी, ये वाला कॉलम रहेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, सही है। अब यहाँ पे 2 और 4 है, तो अब क्या चलेगी, रो चलेगी। क्यों, दूसरी वाली, क्यों, क्योंकि यहाँ के जितने भी कॉलम थे सारे एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे और हमें पहले से पता है कि इसका 2 क्रॉस 2 रहने वाला है, तो ये हो गया, ये हो गया। अब आगे तो जा ही नहीं सकते, तो ये काम आता है यहाँ पे। अब देखो 2 4 है, अब अगेन यहाँ से हम पहले कॉलम पे जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 1 दूसरा वाला कॉलम और 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस लगा के, ये चीज़ें मत भूलना। अब देखो कंप्लीट हो गया हमारे पास, और हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, जो कि हमें पहले से पता था आने वाली है। अब सॉल्व कर लो, 2 + 3 3 = 9 10 11, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 2 4 + 7 ये भी 11, 2 + 0 और ये भी हो गया हमारे पास 2।
ये 12 + 4 रहेगा जो कि 16 होगा। तो ये हो गई हमारे पास ए बी मैट्रिक्स जो कि 2x2 ऑर्डर की आई। तो जहाँ तक है कैसे मल्टीप्लाई करना है वो चीज़ आपको क्लियर होगी, और उससे भी पहले हमें चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब देखो यहाँ पे 2x2 लिया है, यहाँ पे b लिया है जो कि 2x1 का है। ठीक है, आप चेक करोगे कि यहाँ का और यहाँ का नंबर सेम होना चाहिए, जो कि सेम है। इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे ए बी, और पहले ही ये लिख लो कि जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। देखो नया जो मिलेगा वो रहेगा 2x1 का, यानी कि इसमें 2 रो रहेंगी बट एक ही कॉलम देखने को मिलेगा। ठीक है, करेंगे कैसे? इधर की जो रो है इस पर मैंने एरो मार दिया, और यहाँ का जो कॉलम है उस पर नीचे की तरफ को मैंने एरो मार दिया। ठीक है, तो 1 × 1, ठीक, 1 × 1 प्लस 2 × 0, 2 × 0, ये क्या आया? इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट आया जो कि पहली रो और पहले कॉलम पे बैठे रहेगा। अब देखो एक चीज़ बताओ, क्या दूसरा कॉलम इस मैट्रिक्स में मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने क्या बोला 2x1, यानी कि 2 रो रहेंगी और एक ही कॉलम रहेगा। तो यानी कि ये पहला एलिमेंट है, इसके बाद मैं जा भी नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहाँ पे और कॉलम है भी नहीं, एग्जॉस्ट हो गए ना। तो ये रो हो गई, अब दूसरी रो के पास जाएंगे। अब दूसरी रो जाओ जो कि 3 1 है और इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 × 1 प्लस 1 × 0। तो ये फ़ायदा रहता है जब आप ऑलरेडी जो मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर पहले ही जज कर लो। तो ये हो जाएगा 1 और नीचे वाला हो जाएगा 3। तो ये आ गई हमारे पास नई मैट्रिक्स जिसका कि 2x1 का ऑर्डर है। ठीक है, तो जहाँ तक ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये आपको क्लियर होगा। बाकी का भी हम करेंगे, बट जो क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, जो भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है वो वाले मैं पिक करता हूँ, और कोई PYQ है उसको भी हम करेंगे जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपका यूज़ हो रहा होगा। क्योंकि जनरली इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि A² फाइंड करो। अब आपको A मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 2 3 4 है, आपसे कहेगा A² फाइंड करो। A² का मतलब यही है कि A को A मैट्रिक्स के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करो। तो सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये तरीका है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको पिक करते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दोबारा अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ को नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, इस पे बेस्ड जितना भी कुछ अभी तक हम पढ़ते हुए आ चुके हैं। ये सैम्पल पेपर में आया था 2021 के। इसमें कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ A² का मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, A मल्टीप्लाई करा गया होगा A मैट्रिक्स के साथ, और A का जो ऑर्डर है वो है 2x2 का, और उसके जो एलिमेंट है वो इस तरीके से डिफाइन करें। अब देखो मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताई थी वहाँ पे हर एक का मैंने क्या बताया था, किस तरीके से उन्हें हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो वो जनरल फॉर्म जब आप पढ़ोगे तो वो इस तरीके के क्वेश्चन में काम आती है, और मल्टीप्लिकेशन तो आएगा ही आएगा। देखना करना क्या है, 2x2 की आपसे मैट्रिक्स बोली है, तो आप क्या करो, पहले तो जनरल मैट्रिक्स बना लो, A11 A2 A21 और A22। सही हो गया, काम आता है। क्योंकि देखो क्या कहता है Aij का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ये कहता है कि Aij 1 के बराबर करो जब जब i j के बराबर ना हो। किस किस केस में j के बराबर नहीं होता, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका मतलब जो A मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा होगा और यहाँ पे 1 आ रहा होगा, है ना। ये है 1 2 और ये है 2 1, तो i और j बराबर नहीं है। और जब i और j बराबर है तब एलिमेंट की वैल्यू हो रही है 0, यानी A11 और A22 हमारे पास क्या मिल रहा है, 0। तो ये आपके पास मिल गई क्या, मैट्रिक्स। अभी ये मैट्रिक्स मिली, अब आपसे कहता है A² फाइंड करके दो, यानी कि इसी मैट्रिक्स के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करके हमें देना है। ये है 1, ये है 0, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने सीखा हुआ है। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, ये रो फिर ये कॉलम, ये रो फिर ये कॉलम, इस तरीके से हमें चलना है। ये है 2x2 की मैट्रिक्स। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई होगा भी या नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि पॉसिबल है। डिफाइंड है जो नई मैट्रिक्स मिलेगी। अच्छा क्या मिलेगा, A² मिलेगा। वो किस ऑर्डर का होगा, 2x2 का होगा। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, ये जो हमारे पास रो है ये चलेगी और ये जो हमारे पास कॉलम है ये चलेगा पहले। तो 0 × 0 कितना रहेगा, 0 प्लस 1 × 1। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 × 1, ठीक है, ये पहला एलिमेंट आया। सही, दूसरा एलिमेंट कैसे आएगा, ये वाले कॉलम अभी एग्जॉस्ट नहीं हुए, तो 0 × 1 जो कि हो जाएगा अगेन 0 प्लस कितना 1 × 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। तो कॉलम एग्जॉस्ट हो गए, अब वो भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या जाएंगे, दूसरी रो पे जाएंगे। दूसरी रो पे जाने के बाद हमारे पास 1 0 फिर से पहले कॉलम पे पहुंच जाएंगे, तो 1 × 0 0, 1 × 1 1 प्लस का 1 करेंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम 1 × 1 1 रहेगा प्लस 0 × 0 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट अब क्या हुआ, 2x2 बना हमारे पास। A² की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ तो कितनी आ रही है, यानी मैट्रिक्स ये हो गया 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। तो A² हमारे पास ये आंसर आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये सब कुछ आपको पता होगा जो कि मैंने बताया अभी तक, जितना भी जनरल फॉर्म से लेकर मल्टीप्लिकेशन तक, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे।
ठीक है, दूसरा देखते हैं। ये आपके पास 2020 में पूछा गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो सारी मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरीके से है कि ए स्क्वायर करने पे हमें दोबारा से ए मिल जाता है, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करा फिर से हमें ए मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे। तो फाइंड करो आई माइनस ए का होल क्यूब प्लस ए किसके बराबर होगा। यहाँ पे सिंपल सी मैथ्स है। आपको पहले तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो i माइनस ए के होल क्यूब में यही सेम फॉर्मूला हम लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। i माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वस टू आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, सही है। यही चीज़ हमें मिलेगी। ए का काम कौन कर रहा है? आई, और बी का काम कौन कर रहा है? ए, ठीक है। और आखिरी में हमारे पास क्या करना है? प्लस ए करना है। ये वाला लिया मैंने, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। अब देखो इसने बताया कि ए स्क्वायर बराबर रहेगा ए के, तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो चीज़ें कर दो। अब जैसे कि हमारे पास नंबर के केस में आई 1 का क्यूब करने पे हमें 1 मिलता है, यानी कि 1 की कुछ भी क्यूब करो, 4 करो, 5 करो, कुछ भी करो 1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो, आई क्यूब का मतलब क्या है? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमेशा फिर से आई मिलेगा। तो आई का क्यूब अगर आप करोगे वो अगेन आई मिलेगा, माइनस ए क्यूब है ना, ए क्यूब है। ए क्यूब को आप क्या ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 3 आई स्क्वायर है, अगेन आई हो जाएगा, आई इंटू ए प्लस 3i। ए स्क्वायर की जगह पे जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है ए हमने लिख दिया, प्लस क्या हो गया ए। अब जैसे नंबर के केस में 1 मल्टीप्लाई 4 करोगे आपको 4 मिलेगा, यानी कि कुछ भी करो 1 के साथ मल्टीप्लाई वही मिल जाता है। उसी तरीके से मैट्रिक्स के केस में आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस ए स्क्वायर की जगह पे आप फिर से ए लिखोगे, यहाँ पे लिख सकता हूँ, फिर से ए स्क्वायर बनेगा, ए मल्टीप्लाई ए, फिर से हम क्या लिख देंगे ए, तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा ए माइनस आई ए की जगह पे हो जाएगा 3a, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3a, आई मल्टीप्लाई ए करना पड़ेगा क्योंकि प्लस ए। और देखो 3 एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे फिर 3 मल्टीप्लाई होता है। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, ये 3 को पहले क्यों नहीं करें। तो आई ए इस वजह से करा जा रहा है क्योंकि वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आया, माइनस 3 से ये कैंसिल हो गया, माइनस ए से प्लस ये कैंसिल हो गया, तो हमें सॉल्व करने पे मिला क्या? आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका आंसर कितना होगा? आई। तो 1 मार्क्स में मिला था ये क्वेश्चन आपको, 1 मार्क्स का, इतना लेंदी, ठीक है। लेंदी मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने हैं और साथ के साथ ये जनरल सी जो मैंने छोटी मोटी बातें आपको बताई कि ए स्क्वायर करने पे ए मिल रहा है वो यहाँ से पुट करना है, आई का क्यूब करने पे आई मिलता है, वो सारी वैल्यूज़ आपको पता होंगी तभी जाके आप ये चीज़ें अटैम्प्ट कर पाओगे। तो इसे नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाता हूँ। तो अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 से 4 हैं, इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा वो है 4th वाली। तो मल्टीप्लिकेशन हम सीख चुके हैं और कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 3 मैट्रिसेस लेनी है और उनका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, अब देखो प्रोडक्ट करने के 2 तरीके, या तो मैं बी और सी का कर दूं फिर ए के साथ करें, ठीक है, और या फिर ए और बी का पहले करें और सी के साथ करें, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ समझना, मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने बताया डिफाइंड भी होना चाहिए। तो ए बी सी इस तरीके की मैट्रिसेस होंगी कि वो आपस में डिफाइंड हो रही हो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन उनमें डिफाइंड होना चाहिए, तभी ये लॉ एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपल सा लॉ है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे अगर कोई क्वेश्चन रहा इसके ऊपर। सेकंड वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि जैसे कि नाम है डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगी। अगर 3 मैट्रिसेस अगेन लेता हूँ और बी प्लस सी रखा है LHS में और बाहर से ए है, तो इसको ओपन करा जा सकता है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ए बी होगा प्लस कितना? ए सी। दूसरा है ए प्लस बी और बाहर पे क्या रखा हुआ है? सी रखा है, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करना, कभी भी आप, जैसे कि इस वाले की बात करता हूँ, ए सी हमने पहले लिखा यानी कि सी बाद में है और ए पहले है, कभी भी इसको आप सी ए प्लस सी बी मत लिखना, क्योंकि अभी मैं एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो कि ये होती है। इसके अकॉर्डिंग ये है कि ए सी बराबर नहीं होता सी ए के, ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं, किसी किसी केस में मिलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है जहाँ पे हमको मिल रहा होगा, बट जनरल आप AC की जगह पे CA बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो
जैसा हमारे पास लॉ है उसी के अकॉर्डिंग चले, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं करना। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब आई से रहेगा। अब देखो जैसे नंबर थ्योरी में हमारे पास क्या रहता है, 4 मल्टीप्लाई 1 करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है। तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ये जो 1 है ये 4 के लिए क्या कर रहा है, एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी काम कर रहा है। वो नंबर की बात है, यहाँ मैट्रिसेस की बात करनी है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्या हर एक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एग्जिस्ट करेगी तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा ए आई इज इक्वल्स टू आई ए, हमें क्या मिल जाएगा, अगेन खुद से ए ही मिल जाएगा। यानी कि आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने उसी ऑर्डर के लिए मल्टीप्लाई करवाया, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, कैसे भी करवाया आपको फिर से ए मिल गया। तो ये जो आई है ये क्या हो गया, आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है इस मैट्रिक्स के लिए। तो सिंपल सी चीज़ है, आई यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। आखिरी वाला देखो, आखिरी वाला वही बात कहता है जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है और आप ए बी कर रहे हो या फिर बी ए कर रहे हो तो वो हर बार इक्वल आए ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी किसी केस में हमको देखने को मिलेगा, बट इन जनरल हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ए बी ए के बराबर नहीं होगा। अब कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी में गिवन था, एक ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, आप इसका जब ए बी करोगे मल्टीप्लाई करना, आपको आता है मल्टीप्लिकेशन करना, मैंने बताया है, तो ए बी करोगे और अगर आप बी ए भी इसमें करोगे तो दोनों की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। यानी कि मैट्रिक्स हमारे पास बराबर आ रही होगी दोनों केसेस में। तो कभी मिल भी सकता है और कभी नहीं भी। तो इन जनरल हम कभी भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला, ए सी की जगह पे आप सी ए नहीं लिखेंगे जब तक कि आपको पर्टिकुलर मैट्रिक्स ना दी जाए। यहाँ पे पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, आप फाइंड करोगे, ए बी करो या बी ए, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है कंफ्यूज करे, मैंने नहीं बताई अभी, बी ए का मतलब क्या है कि आप पहले मैट्रिक्स रखोगे बी वाली, जब आप मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करोगे बी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे ए रहेगा, और जैसा रूल मैंने बताया है कि पहले यहाँ पे रो चलेगी, फिर यहाँ से कॉलम, और कॉलम तब तक चलेगा जब तक कि एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो वही सारे रूल रहेंगे, वही सारी रेगुलेशन है, बट क्या है, बी ए लिखा है तो बी वाली मैट्रिक्स पहले और ए वाली बाद में। तो ऐसा करोगे या फिर ऐसा करोगे, जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ, आंसर हमें सेम मिलने वाला है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में काम आएगी, और इस प्रॉपर्टी को मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख सकते हो, और इसका यूज़ हम करेंगे किसी ना किसी क्वेश्चन में। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज का। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन रहती है और बोलेगा कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो। तो ट्रांसपोज फाइंड करने का ये मतलब होता है कि हमें उस गिवन मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसे हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, ए के ऊपर या तो टी लिख दिया करें, ए ट्रांसपोज रीड करते हैं, या फिर जनरली एनसीईआरटी में हमारे पास ए के ऊपर डैश, इस तरीके से डिनोट करके दिया रहेगा। तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे उसे इसी तरीके से डिनोट करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है ए मैट्रिक्स बी सी डी, इन सभी का ट्रांसपोज निकालते हैं। देखो ए के साथ क्या होगा, इसको पहले तो मैं सिंबॉलिकली लिख लेता हूँ, ए के ऊपर टी या फिर ए डैश, आप इसमें से कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों लिख रहा हूँ। अब देखना होता क्या है, जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉलम दिख रही है वो रो बन जाएगी, और जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से इसको रोटेट कर सकते हो। देखो मैं क्या करूँगा, ये कॉलम है, इसको रो बना देता हूँ, तो 1 0 जो कॉलम था वो क्या बन गया, अब रो बन गई। इसी तरीके से 2 1 जो कॉलम है उसे भी क्या बना देते हैं, रो। तो दोनों बातें एक साथ फुलफिल हो जाएंगी। अब देखना यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 क्रॉस 2 का है। इसका भी कितना था, 2 क्रॉस 2 का था। ये ऑब्जर्व इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। एक और चीज़ साथ के साथ देखना, इसकी पोजीशन 1 और 1 दोनों केस में क्या है, A11 है, ठीक है। ये जो 2 है इसकी पोजीशन इस पहले वाले ए मैट्रिक्स के लिए क्या है, A12 है, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम। बट जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तब इसकी पोजीशन क्या बन गई, इसकी पोजीशन बन गई A21, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम। सिमिलरली आप इसके लिए देखो या फिर इसके लिए देखो, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 हो गया। अब इन दोनों के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट है। वहाँ पे A11 होगा, उसको पलटोगे अगेन A11 दिखाई देगा। तो फ़र्क किसके लिए पड़ता है, इसके लिए। देखो 0 है, यहाँ पे क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम है, ठीक है। इस केस में क्या हो गया, इस केस में हो गया पहली रो दूसरा कॉलम, तो चीज़ें चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। बी वाली मैट्रिक्स देखो, बी वाली मैट्रिक्स के पास क्या है, एक सिंगल कॉलम है। तो कॉलम है तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैं लिख देता हूँ BT। तो ये क्या हो गया, 1 और 2। अच्छा, ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1 का, यानी कि 2 रो हैं और एक कॉलम है।
जब हमने ट्रांसपोज करा तब हो गया इसका एक रो और दो कॉलम, तो यानी कि ऑर्डर में भी चेंज होता है, यानी ऑर्डर भी पलटता है। इस केस में क्यों नहीं पलट रहा था? क्योंकि दोनों के यहाँ सेम है, 2x2 है, यहाँ पे भी 2x2 होगा, चाहे पलटो ना पलटो बात एक ही है। तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा चेंज नहीं देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो ऑर्डर है वो भी पलटता है और जो एलिमेंट की पोजीशन है वो भी पलटेगी। आप चाहे तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये तो 1 1 है, ये भी 1 1 ही रहेगा, यानी कि पहली रो पहला कॉलम। बट ये जो 2 था, यहाँ पे क्या था, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ पे क्या बन गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये भी पलट गया। इसी तरीके से C ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ये है रो, इसका कॉलम बना लो, तो ये हो गया 1 -1। अब इसका ऑर्डर हो गया 2x1 का। D ट्रांसपोज रहेगा, इसमें क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्या है, 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है, मतलब कि एक कॉलम है उसमें 3 एलिमेंट है, इसको पलट के रखेंगे रो में, तो ये रखा जाएगा 1 0 -1 से। 2 4 2 है, इसको इस तरीके से रखेंगे। 3 1 1 है, इसको इस तरीके से। इसमें भी ऑर्डर क्या रहेगा, 3x3 ही रहेगा, बट जो एलिमेंट की पोजिशन है वो पलट जाएगी। अब देखो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। जनरल फॉर्म में लिखने का ये तरीका है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, A = AI J की फॉर्म में है, और उसका ऑर्डर आपको m×n दे दिया, कुछ भी दे सकता है, रेक्टेंगुलर दे सकता है, स्क्वायर दे सकता है, डायगोनल वगैरह कुछ भी, किसी भी टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है। और जब आपको उसका ट्रांसपोज करने को बोला गया, A ट्रांसपोज, AT लिखता हूँ मैं, ठीक है, तो उसी से लिखूंगा AT = यहाँ पे बस फर्क इतना है कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी, यानी कि जो ऑर्डर है वो क्या कर रहा था, फ्लिप कर रहा था, यानी कि यहाँ 2 1 है तो यहाँ 1 2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से AIJ है तो यहाँ पे लिखा जाएगा AJI, और ऑर्डर भी साथ के साथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। इस केस में और इस केस में भले ही ऑब्जर्व ना हो, बट वो हो रहा है, क्योंकि वो 3 और 3 एक ही बात है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पलट रहा है, तो यहाँ पे हम पलटेंगे, n×m लिखेंगे। तो जब भी आप जनरल फॉर्म लिखते हो ट्रांसपोज वाले के लिए, तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना, पोजीशन भी चेंज हो रही है एलिमेंट की और ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, पलटा जा रहा है, तो इस तरीके से लिखना होता है। तो ये हो गया ट्रांसपोज का टॉपिक खत्म। अब देखो काफ़ी आसान सा टॉपिक है, ऐसा कोई टफ से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं नहीं, बस यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाती हैं क्योंकि इसमें से हमारे पास 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहाँ पे जनरली बच्चा फंस जाता है क्योंकि उसे प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होती। प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो उस क्वेश्चन को भी नहीं कर पाओगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि ये हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, तो वो चीज़ें रिलेट हो जाएगी। तो वैसे क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं और आए हुए भी हैं, तो उनको भी करेंगे। बट पहले देखो, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज = 1, ये है पहली प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी करनी है। अब इस बात का ये मतलब है कि ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लो ये वाली है, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज करा, मुझे ये मिला था 1 0 2 1। इस A ट्रांसपोज का अगर मैं दोबारा से ट्रांसपोज करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, डैश लगाऊँ या T लिखूँ, बात एक ही है, = इस वाली का दोबारा ट्रांसपोज करना है, तो 1 2 का बन जाएगा ये, और 0 1 का बन जाएगा ये। तो ये अगेन क्या मिल गया मुझे, A मैट्रिक्स ही तो मिल गई, जो यहाँ पे मैंने ओरिजिनल गिवन थी, जो मुझे दी गई थी। तो यानी कि A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो फिर से आपको ओरिजिनल वही वाली मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। तो ये सबसे आसान सी प्रॉपर्टी है, तो ये जनरली याद हो जाती है। देखो यहाँ वाले में देखना, ये वाली भी सिंपल है, बस यहाँ पे फ़र्क है कि अगर मेरे पास कोई A मैट्रिक्स है, सपोज दैट मैं 2x2 की ले लेता हूँ, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, और मैंने B मैट्रिक्स ले ली, वो भी मैंने क्या ली, 2x2 की, क्योंकि एडिशन की बात कर रहा है, A+B करना है, A+B करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो A+B करके 2x2 है, उसका अगर मैं सम करता हूँ तो मुझे मान लेता हूँ कि एक नई मैट्रिक्स मिल गई C नाम की, उसका भी ऑर्डर कितना आएगा, 2x2, ठीक है। इस नई मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो, ठीक है, उसको आपने क्या रख दिया, LHS साइड में रख दिया, RHS में जाके देखो, और अगर आप या फिर ऐसा करने की जगह ऐसा करते हो कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, और दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो दोनों तरीके से हमारे पास सेम आंसर मिलेगा, सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो यही ये प्रॉपर्टी बताती है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी का यूज़ कहाँ होता है, जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चंस में होगा, जिस भी क्वेश्चन में होगा मैं आपको याद दिला दूंगा कि ये हमने ट्रांसपोज में पढ़ा हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको आखिरी की 2 प्रॉपर्टी बचती है, उसे कंप्लीट करते हैं। तो आखिरी 2 प्रॉपर्टी देखते हैं। आखिरी 2 प्रॉपर्टी में तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये कहती है, K का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो KA का ट्रांसपोज करो या फिर K को मल्टीप्लाई कर दो A के ट्रांसपोज से, दोनों बातें सेम है। कहने का मतलब, मैं A मैट्रिक्स ले लेता हूँ, इस A मैट्रिक्स को अगर 2A करता हूँ, यानी कि कांस्टेंट से मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो K की वैल्यू मेरे लिए हो गई 2। अच्छा, 2A करने पर मुझे ये मिला, इस 2A का मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज, यानी कि KA का होल ट्रांसपोज कर दिया, तो मुझे ये मिला,
ठीक है, ये हो गया मेरे पास LHS। अब RHS की बारी। RHS में कहता है सिंपल आप ऐसा करो कि K जो आपने लिया है 2 उसको मल्टीप्लाई कर दो A ट्रांसपोज के साथ। ये रहा A ट्रांसपोज निकाला हुआ था, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2A ट्रांसपोज को तो क्या मिलेगा 2 0 2 2 4 2 1 2। तो दोनों बातें क्या हैं, सेम ही तो है। तो इसका मतलब ये दोनों बातें क्या हो रही हैं, फुलफिल हो रही है, वेरीफाई हो रही है, यहाँ पे वेरीफाई करवाया जा रहा है एक्चुअल में। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट ही है। फोर्थ है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इस तरीके से याद रखना है आपको और ऐसे ही रीड भी करना है। देखो ये कहता है कि ए और बी करो, यानी कि मल्टीप्लाई करो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने से पहले वो क्या होनी चाहिए, डिफाइंड। हमने सीखा हुआ है कैसे होता है डिफाइंड। तो वही है, ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर आप दूसरा काम करो कि बी का ट्रांसपोज करो और ए का ट्रांसपोज करो और उन दोनों को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ए बी और बी ए हमेशा क्या होते हैं, बराबर नहीं होते। हमें मल्टीप्लाई करते हुए देखा है, कम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो नहीं होता। तो अगर ऐसा होता है तो आप कभी भी बी डैश ए डैश अगर लिख रहे हो तो इसकी जगह पे हम ए डैश बी डैश ऐसा नहीं लिख सकते। तो अगर आपके पास कहीं पे भी किसी भी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें लिख रहा है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो वो प्रॉपर्टी गलत है। प्रॉपर्टी सिर्फ इतना कहती है बी ट्रांसपोज पहले फिर ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका ध्यान रखना। तो ये हो गया ट्रांसपोज का टॉपिक। इससे रिलेटेड हमारे पास प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ सैम्पल पेपर में भी हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो हम करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 और 2018 में पूछा गया है, ये दोनों क्वेश्चन हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अब देखना यहाँ पे है ए मैट्रिक्स कहता है जिसका ऑर्डर 3x2 है, तो हमसे सिंपल पूछ रहा है ए ट्रांसपोज अगर करेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा। अभी अभी मैंने बताया जो भी ऑर्डर आता है ट्रांसपोज करने पे वो पलट जाता है। तो ये 3x2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x3 हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। और यहाँ पे हमारे पास ये 1 मार्क्स में पूछा गया था। तो इतने ईजी से क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपका बेस क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस क्वेश्चन को आप कर ले जाओ। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया है। ए की वैल्यू ये है, यानी कि मैट्रिक्स है 1 2 2 2 1 x -2 2 1। मैट्रिक्स है जो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i। हमें फाइंड करके देना है x की वैल्यू। अब देखना ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और ए ट्रांसपोज भी मैं अभी निकाल के रखूंगा और इस कंडीशन में रखूंगा। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 2 2 1 x -2 2 1। ठीक है, ट्रांसपोज अगर हम करते हैं, ट्रांसपोज आसान है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 2 -2 2 1 2 और 2x1। हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। किसके बराबर है, 9i के बराबर है। अब देखो 9i का मतलब जैसा कि मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। अब कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे गिवन रहेगा, यानी कि आपको ऑलरेडी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है 3x3 की, तो जो आई लोगे बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे 3x3 का लोगे। और साथ के साथ 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कुछ ऐसा ही तो मिलेगा, 9 0 0 0 और 9। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन। अब यहाँ से x निकालना है। x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। हमने सीखा हुआ है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहली रो ये हो गई, इस वाले को लेंगे और यहाँ का पहला कॉलम लिया जाएगा। मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 1 + 4 दूसरे वाले के लिए करेंगे क्योंकि कॉलम अभी तक हमारे एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं और रो हमारी सेम रहेगी। तो ये हो गया 2 + 2 + 2x। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है तो एक और कॉलम बचा है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 + 4 + 2। अच्छा, मैट्रिक्स जो हमें मिलने वाली है वो ऑफकोर्स क्या मिलेगी, 3x3 की मिलेगी। मैट्रिक्स को डिफाइन कब होता है, यहाँ पे भी 3x3 है, यहाँ भी 3x3 है, ये 3x3 और ये भी 3x3। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। याद है अभी अभी हमने करा हुआ था मल्टीप्लिकेशन बताते हुए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, दूसरी रो हमारे पास 2 1 x है तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2x और इसके अलावा 2 2 4 + 1 + x² और साथ के साथ यहाँ पे है -4 + 2 + x। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है बट एक चीज़ आप शॉर्टकट यहाँ पे अपना सकते हैं। वो शॉर्टकट क्या है, 0 9 0 0 0
9। ये हमारे पास पूरी मैट्रिक्स हो गई। देखना बीच में लगा है इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू का साइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जो एलिमेंट है वही वहाँ पे भी होंगे। जैसे कि 4 + 4 8 + 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कंप्लीट क्या होने वाली है, 0 के इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल्स टू का साइन है। तो यहाँ से इस चीज़ को अगर मैं 0 के बराबर रखता हूँ तो यहीं से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लेंदी जो हो रहा है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो इन तीनों चीज़ों को, या फिर इसके बाद का स्टेप भी आपको नहीं करना चाहिए था। सिंपल यहाँ पर से अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास सीधे सीधे x की वैल्यू मिल रही है, और वो है 4 + 2x = 0 करेंगे। 2x = -4, x = कितना, -2। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -2, और यही हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा था। तो इतना भी अगर आप करके रख दोगे और यहीं से x की वैल्यू निकाल के दे दोगे, इतना भी इनफ है, क्योंकि ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और हमें टाइम सेव करना है पेपर में। तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू मिल गई, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक बताता हूँ जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। तो देखिए अगला टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में। अब अभी तक क्या होता था, हमारे पास जो भी रिड्यूस सिलेबस नहीं था तो वहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वाली चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो वहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था। अब वो चीज़ हट चुकी है, तो आप फोकस करिए इस टॉपिक पे और इन्वर्स वाले पे भी। इन्वर्स वाला टॉपिक है, इंक्लूडेड है, बट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से निकालना इंक्लूडेड नहीं है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके ज़्यादा है। वो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कौन सा टाइप है, वो अभी बताऊंगा, बट पहले हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो सारी की सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखना यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, जैसे कि ये ए मैट्रिक्स है, आप करो इसका ट्रांसपोज। आप ट्रांसपोज करोगे ये होगा 3 1 2 1 4 1 2 1 1। तो अगेन ये कौन सी मैट्रिक्स है, अगेन ऊपर वाली ही तो मैट्रिक्स है। तो यानी कि ए ट्रांसपोज करा आपने, फिर से कौन सी मैट्रिक्स मिल गई, ओरिजिनल वाली यानी ए वाली। तो ये क्या कहलाएगी, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। दूसरा वाला देखो, b = है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज करो। इसका ट्रांसपोज करोगे ये होगा 1 3, ये हो जाएगा 3 0। तो अगेन क्या मिल गया, b ही तो मिला। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आखिरी वाला देख लेते हैं, c का ट्रांसपोज करो। अब यहाँ पे है ही एक एलिमेंट, ट्रांसपोज करोगे फिर भी अगेन यही मिलने वाला है। तो इसका मतलब आपको क्या मिला, फिर से c मिला। तो अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब देखना यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, क्योंकि जनरल फॉर्म बताऊंगा। A ट्रांसपोज = A जब हो रहा होता है तो एलिमेंट में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, एलिमेंट में सिर्फ इतना चेंज आता है कि Aij बराबर रहता है Aj के। यानी कि जैसे कि इस केस की बात करता हूँ 1 1 2 2 3 3, क्योंकि इनका जो पोजीशन है वो डायगोनल वाले हैं। तो A11 A22 A33 इस केस में जो है, इस केस में भी वही रहने वाले हैं ट्रांसपोज करने पे। बट फर्क देखो, फर्क आएगा तो आपके पास यहाँ पे, जैसे कि आपके पास है A21 है ना, सॉरी ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये है A21। अब आप यहाँ जाओ, अब यहाँ पे जब आप इस चीज़ को पलटोगे A21 का क्या बनेगा, A12। तो उस पोजीशन पे अगेन आपको क्या दिखाई देगा, यही एलिमेंट दिखाई देगा। तो यही ये बात कहता है, क्या कहता है, Aij बराबर रहेगा Aj के बराबर। यानी कि आपने एलिमेंट की पोजीशन चेंज करी तो यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा था वहीं पे दूसरा वाला एलिमेंट भी बैठेगा जब हम ट्रांसपोज कर रहे होंगे। आप कोई भी केस उठा के देख लो, यहाँ पे सब में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो इसका मतलब अगर आपके पास कहीं पे भी इस तरीके की कंडीशन इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वाले में हमारे पास कंडीशन है A ट्रांसपोज = क्या होना चाहिए, -A के बराबर। यहाँ पे था प्लस का है, यहाँ पे है माइनस का है। तो इसकी कंडीशन भी देखेंगे, बट उससे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक ए मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने ली, आप इसका ट्रांसपोज करिए। A ट्रांसपोज = करेंगे तो करने पे मिलेगा 0 -3 -4 3 0 -1 4 1 0। अब क्या करना है, इसमें से माइनस बाहर निकालो, इस मैट्रिक्स में से माइनस। अब जैसे स्केलर मैंने बताया था, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स में से आप कुछ कॉमन बाहर निकाल रहे हो जिसको कि स्केलर कहोगे, तो वो हर एक एलिमेंट में से बाहर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि माइनस का 1 बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0 3 4, जहाँ जहाँ माइनस है सब बाहर आ जाएंगे और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर लग जाएंगे। ये भी बाहर आ गया, यहाँ पे -4 -1 0।
अब देखो ये जो आपको मैट्रिक्स मिली 034 -301 -4 -10, ये अगेन क्या है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही तो है। तो इस बात को आप लिख सकते हो माइनस का ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो इस केस में हुआ क्या, ए ट्रांसपोज करने पे आपको क्या मिल गया, माइनस का ए मिल गया। एक और चीज़ ऑब्जर्व करवाता हूँ, यहाँ पे सपोज दैट मैं लेता हूँ ये वाला एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम। अब ए ट्रांसपोज में देखो पोजीशन क्या है, यही वाली पोजीशन देखेंगे 1 2, और वहाँ पे देखो क्या मिल गया है, माइनस का 3 मिल गया, ठीक है। यानी कि A12 था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A12 था, वो बराबर किसके हो गया, माइनस ऑफ A12 के, यानी कि 3 था बराबर हो गया -3 के, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा मैं इस 4 के लिए ले लेता हूँ, ये 4 की पोजीशन है पहली रो दूसरा तीसरा कॉलम 1 3। अब देखो इसी 1 3 पे यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोज करके लाए हैं, इसी A13 पे 4 का क्या मिल गया, -4, यानी कि नेगेटिव मिल गया। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा लिखूँ A13 इज इक्वल्स टू A13 नेगेटिव माइनस, है ना, तो वो चीज़ भी ठीक है। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन मैंने आपको क्यों करवाई, क्योंकि देखो मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो तो हमने फुलफिल करवा दी, ठीक है, ये सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें जनरल फॉर्म देखनी है, जनरल फॉर्म जैसी सिमेट्रिक की थी, स्क्यू सिमेट्रिक की क्या कहता है, ये कहता है कि ए आई जे बराबर रहेगा माइनस ऑफ ए जे आई के, हमेशा, कब कब, जब भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का केस होगा। देखो यहाँ पे हो तो रहा है, यही चीज़ मैं ऑब्जर्व करवाता था, 2 एग्जाम्पल नहीं है, आप सारे के सारे एग्जाम्पल देखो हर एक में ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। तो क्या हो रहा है, ए आई जे बराबर है नेगेटिव ऑफ ए जे आई के, क्योंकि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिराइव होती है जो कि मुझे आपको बतानी है, देखना क्या, और वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखना ए आई जे है, ये माइनस का है, प्लस करके मैं इसको इधर ले आया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, सिंपल सी इक्वेशन है। अब सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि आई बराबर है जे के, अगर आई बराबर रहेगा जे के तो ए आई आई लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए आई आई इज इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है तो 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ए आई आई इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। अब देखना ए आई आई का क्या मतलब है, ए आई आई का मतलब यही तो है, A11 A22 A33 इस तरीके के, है ना, इस तरीके के एलिमेंट। बात यह है कि जब भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स होगी, उसकी मैट्रिक्स में जब भी आप डायगोनल एलिमेंट देखोगे ए आई आई वाले इस तरीके के, वो हमेशा आपको 0 देखने को मिलेंगे, वही कंडीशन यहाँ से डिराइव होती है। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बता रहा था। अब देखना, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि जहाँ पर भी जिस भी मैट्रिक्स में आपको डायगोनल पे 0 0 दिखाई दिए आप उसको फटैक से बोल दो कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैंने सिर्फ ये बोला कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कहीं दिखने को मिलती है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या हो रहे होंगे, 0। और यहाँ से इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बताओ उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो आपको सिंपल से आंसर देना है 0 होंगे। तो इसका कोई और कंक्लूजन गलती से भी मत निकालना, तो जैसा बताया है वही चीज़ आप नोट डाउन करो। तो यहाँ से हमारे पास निकल रहा होता है कि एलिमेंट डायगोनल वाले वो क्या रहेंगे, 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में, ठीक है। अब देखो ये वाले टॉपिक तो हमारे क्लियर हो गए, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं बट काफ़ी इजी रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स का हो गया, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ से हमारे पास चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि इसे लिखो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ और वहीं पे वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ कि कैसे हमें उसे लिखना होता है। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ। तो अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो रहता है वो जनरली इस तरीके का रहेगा। एक्सप्रेस करो कहेगा, एक मैट्रिक्स देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, जनरली वो 2x2 की होगी या फिर 3x3 की, 4x4 की नहीं होगा क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। एक्सप्रेस करो कहेगा एक मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको करने के लिए हमें ये 2 थ्योरम का पता होना बेहद ज़रूरी है। इनका प्रूफ वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनका जो यूज़ होगा क्वेश्चंस में होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन मैं कह रहा था कि इस बार के आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसको प्रिपेयर करके जाइए। अगर नहीं आता है तो ये कहता है, थ्योरम क्या कहती है पहली, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो बट इतना होना चाहिए कि उसमें जो एंट्रीज है यानी कि जो एलिमेंट रख रहा हूँ वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो A प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो हमें मिलेगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी अभी हमने पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू करने पे A मिले। अब देखना यहाँ पे डाउट आता है A प्लस ए ट्रांसपोज का क्या मतलब है। A प्लस ए ट्रांसपोज का बस इतना मतलब है, आपके पास जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करा, दोनों को सम करा, एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, उसका अगेन ट्रांसपोज करोगे तो अगर वही मैट्रिक्स मिल गई तो उसका मतलब क्या होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको जस्ट डेफिनेशन अप्लाई करते हुए चलना है।
अच्छा, दूसरा कहता है कि अगर A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी A ट्रांसपोज का माइनस ए। ये सारी बातें मैं अभी आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो ये बात कहता है, ठीक है, इसका यूज होगा। अब देखो दूसरी थ्योरम कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो कैसे, यहाँ मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, उसको मुझे सम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेस करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है, तो उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इस तरीके से 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। अभी देखना, मैंने बताया A प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, ठीक है। अगर उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो सिमेट्रिक तब भी रहने वाला है, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। सम हमें करना था एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये हो गया सिमेट्रिक और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों है, क्योंकि थ्योरम कहती है A माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो वो देगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं इस पूरी बात को, इन दोनों बातों को क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। मैंने लिया है 2x2 का, आप 3x3 में अप्लाई करके देखना, वहाँ पे भी सेम चीज़ है, सेम प्रोसीजर है, आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है और ट्रांसपोज निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ A ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 5 और माइनस का 1। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, पहले तो मैं इतनी चीज़ ध्यान में रखता हूँ, ठीक है। मैं P का नाम दे देता हूँ, किसे, P का नाम दे दूंगा 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज को। और इतना ज़रूर दिमाग में रखना कि ये जो P मैंने लिखा है इस बात को लिखा है, और ये क्या है, ऑलरेडी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये कहाँ से कंक्लूड हो रहा है, इस थ्योरम से। तो आप मेंशन कर सकते हो कि ये चीज़ हम थ्योरम से डिराइव कर रहे हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखो 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज करो, आपको अगेन एक नई मैट्रिक्स मिलेगी। ये रहा A, ये रहा A ट्रांसपोज, ऐड कर दो, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 5 + 1 6, -1 ये हो गया माइनस का 2। 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर एक एलिमेंट के पास जाके करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 3 और ये हो गया माइनस का 1। तो देखो ये P है, ये हमारे पास क्या मिला, इसका आंसर मिला, P मैट्रिक्स मिल गई, यानी कि 1/2 ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज मिल गया। अब यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा वेरीफाई कि ये जो P मुझे मिला ये सिमेट्रिक है भी या नहीं। तो बस उस चीज़ को कंडीशन फुलफिल करवा दो। कंडीशन क्या है कि P ट्रांसपोज करने पे मुझे P मिलना चाहिए, सिमेट्री की कंडीशन यही तो है। तो मैं आपको जस्ट वेरीफाई करवा रहा हूँ कि ऐसा आ भी रहा है या नहीं। बिल्कुल आता है, हर किसी में आता है, इसी वजह से थ्योरम है। तो बस वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखना, इसको करने पे P मिला, P का ट्रांसपोज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे P का ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। P का ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये होगा 3 3 3 -1। तो ये अगेन है क्या, खुद P ही तो है, यहीं से तो मिला। तो P का आपने ट्रांसपोज करा, अगेन P मिल गया, तो ये क्या हो गई, कंप्लीट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो P निकल चुका, यानी कि ये निकल चुका। दूसरा वाला देखो, दूसरे वाले को नाम दे दिया करना Q का, 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज करना है, तो 1/2 A माइनस ए कर दो, 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 - 1 4 हो जाएगा, 1 - 5 माइनस का 4 हो जाएगा, -1 -1 0 हो जाएगा। अभी मैंने बताया था अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। अब यहाँ पे आपने 0 0 देखा, अभी मैंने आपको वेरीफाई नहीं करवाया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, बट आप तुरंत ऐसा मत कह देना कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 दिख रहे हैं तो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा मत बोलना। स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई करा, ये 0, ये 2, ये माइनस का 2, ये 0। अब मैं क्या करूँगा, आपको वेरीफाई करवा के दिखाऊंगा, यानी कि मैं निकालूंगा Q ट्रांसपोज, है ना, ये मेरे पास Q है, इसका ट्रांसपोज करता हूँ, ये हो जाएगा 0 माइनस का 2 2 और 0। इसमें से मैं बाहर ले लेता हूँ माइनस का 1 बाहर लिया, 0 2 -2 0 हुआ, माइनस ये जो फॉर्म आई है ये Q मैट्रिक्स ही तो है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का Q, तो Q ट्रांसपोज आ गया -Q के बराबर। तो देखो जो थ्योरम हमसे कहती थी कि ये वाला हिस्सा जिसको मैंने P माना और ये वाला हिस्सा जिसको मैंने Q माना, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका सम अगर आप करके लिखते हो तो हो गई हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स जो कि एक्सप्रेस हो रही है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस चीज़ को आप ऐसा लिख लोगे, A = P + Q, या फिर यहाँ पे आप जाके P की जो मैट्रिक्स आ रखी है वो लिख दो, जो कि है 3
3 3 -1 प्लस लगा के q कर दो, q हमारे पास आया है 0 2 -2 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर तरीका है। वैसे मैंने प्रॉपर तरीका लिखा नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, मुझे बस क्वेश्चन समझाना था। तो क्वेश्चन समझने पे ध्यान दो, बाकी एनसीईआरटी पे आपको लिखा ही है और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता इस बात को लिखना, ठीक है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आपको इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बताता हूँ, जो कि आखिरी टॉपिक रहने वाला है हमारे पास। तो आखिरी टॉपिक है वो देखते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड कुछ 2 थ्योरम है जिनका कि यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हटा हुआ है वो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम क्या फाइंड करते थे, इन्वर्स फाइंड करते थे, बट इन्वर्स नहीं हटा है, यानी कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस से टॉपिक तो है, बट जो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हुए हम इन्वर्स निकालते थे वो चीज़ हटी है। अब इन्वर्स निकालना, एक्चुअल में जब इन्वर्स निकालते हैं वो कैसे निकाला जाता है वो हम डिटर्मिनेंट में जाके सीखेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं जब उसका रिवीजन करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में बताऊँगा और उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहा तो वो चीज़ करेंगे। देखना, डेफिनेशन कहती है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर m। तो यानी कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास है, मान लीजिए a और b, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इफ देयर एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स के लिए हमारे पास इन्वर्स देखने को मिले। तो पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सही है, और दोनों क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे बी हमारी ए की क्या है, इन्वर्स है, या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, या फिर इन्वर्स है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सारी बातें सेम है। तो देखो ए बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है, या फिर बी ए करते हो तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो बी ए में क्या हो गया, हमारे पास पोजीशन आगे आ गई। तो और जैसे कि जब मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव अलाउड नहीं होता है, तो हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी। और अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स कहलाएगा ए का, और इसको डिनोट करते हैं ए इन्वर्स से। कहने का मतलब अगर मैं ए मल्टीप्लाई बी लिख रहा हूँ, अब बी क्या बन चुका, इन्वर्स बन चुका, किसका, ए का, तो उस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल्स टू कितना, आई। तो ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई 2 मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है ऐसा हमें अगर गिवन है तो पक्का वहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। और साथ के साथ उन दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसे नोट करो। इसके बाद मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखना एग्जांपल क्या है। a इज इक्वल्स टू हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और b हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि अभी तक हमने ये नहीं सीखा कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। वो हम डिटर्मिनेंट के केस में जाके सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें सीखना था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, वो हट चुका है, तो हम वो चीज़ नहीं करने वाले। तो वो नहीं करेंगे तो यानी कि इन्वर्स कहाँ से आया वो भी आपको अभी फ़िलहाल नहीं देखना। तो देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है। अब इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ए बी करोगे या फिर बी ए करोगे, मल्टीप्लाई करना सिंपल आसान है, 2 क्रॉस 2 है, वो भी 2 क्रॉस 2 है, करना इसको मल्टीप्लाई, आपको मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की ही मिलेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंक्लूजन ये है, कुल मिला के ये जो b है ये a का इन्वर्स है, या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है वाइस वर्सा ए बी का इन्वर्स है। तो दोनों बातें सेम होती हैं। यहाँ पे भले ही डेफिनेशन में लिख रहा था बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, बट यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है कि ए बी का इन्वर्स है। तो दोनों चीज़ें अलाउड रहती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हमारे पास दोनों क्या हैं, एक दूसरे का इन्वर्स है और उनका मल्टीप्लाई करने पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये क्या हो गई, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हो गई। अब देखो यहाँ पे एक खास बात ये है, इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उनके लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि डेफिनेशन बात करती है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, उसके अलावा दुनिया भर के जितनी भी मैट्रिक्स हैं उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो उनके लिए कभी भी इन्वर्स नहीं निकाला जाता। जब भी इन्वर्स निकलेगा हमेशा किसी न किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही निकल रहा होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में। दूसरी चीज़ें यानी कि थ्योरम, ये 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ पे हमें पढ़नी है। अब देखना जो रिड्यूस्ड सिलेबस है वहाँ पे जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यानी कि वो इस थ्योरम की बात कर रहा होता है। और इस थ्योरम का प्रूफ हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्रूफ ऑलरेडी हमारे पास हटा हुआ है,
बट जो स्टेटमेंट है वो हमारी यूज़फुल है, वो काम आ सकती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भले ही प्रूफ ना पूछे। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे ली है, वो जो स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन लिया है। कंक्लूजन ये कहता है कि अगर हम किसी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं और अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक का ये मतलब है कि जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, ये ए मैट्रिक्स थी, मैंने आपसे कहा कि इसका एक इन्वर्स निकाल के लाओ, ठीक है, बस बोला है, अभी सिखाया नहीं है, तो ये मान के चलो आपको किसी ने दे दिया, ठीक है, तो आप बी उठा के मेरे को लेके आ गए। अब अगर मैं किसी और बच्चे से पूछता हूँ कि इसका इन्वर्स लेकर आओ, वो कोई दूसरा बी उठाकर नहीं ला सकता, वो क्या लाएगा, अगेन यही बी उठाकर देगा, क्योंकि इसका इन्वर्स यूनिक है। आपके लिए जो इन्वर्स है दूसरे बच्चे के लिए भी वही इन्वर्स रहेगा, तो इस वजह से इसका इन्वर्स क्या हुआ, यूनिक हुआ, यानी कि इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स इसका इन्वर्स नहीं बन सकती। या फिर आप वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि बी के लिए ये इन्वर्स है तो ये हमारे पास कोई दूसरा वाला नहीं बन सकता। तो यही हमारे पास इस थ्योरम से हमें पढ़ना था और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। दूसरी थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर ए और बी, जैसे कि ये एग्जांपल हो गया, कोई 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है जिनका की ऑर्डर सेम है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, तो वहाँ पे ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही होगी। अगेन ये वाली थ्योरम का यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ यानी कि क्वेश्चन में कैसे करना होता है, वो मैं तब बताऊँगा जब हम डिटरमिनेंट कर चुके होंगे, क्योंकि अभी हमने इन्वर्स निकालना नहीं सीखा है। तो देखो ये कहता है कि ए और बी का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो और उसका इन्वर्स निकालते हो, या फिर बी इन्वर्स निकालो पहले और ए इन्वर्स निकालो, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों बातें सेम होंगी। ऐसा कुछ हमने ट्रांसपोज के केस में भी पढ़ा था, वहाँ पे हमने देखा था ना, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो वहाँ से चीज़ें रिलेट करके आप समझ सकते हो कि इन्वर्स के केस में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन फुलफिल हो रही होती है। अब इसके लिए अगर मुझे वेरीफाई करवाना है किसी क्वेश्चन में, या फिर इस क्वेश्चन में भी वेरीफाई करवाना है, तो मुझे इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और इन्वर्स निकालना अभी हमने सीखा नहीं है, वो डिटरमिनेंट में जाके सीखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिड्यूस्ड सिलेबस। तो अभी फिलहाल आप ये समझो कि अगर मेरे पास ये दोनों मैट्रिक्स जो कि इन्वर्टिबल थी, इनका अगर मुझे इस कंडीशन में वेरीफाई करवाना है तो पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इन्वर्स निकालूंगा, और पहले इन्वर्स निकाल के फिर मल्टीप्लाई करूंगा, और बी पहले आएगा और ए इन्वर्स बाद में आएगा। तो ये हमारे पास दूसरी थ्योरम होती है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और जो कि ऑफकोर्स मिलेगा, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है इससे भी क्वेश्चन, तो वो मैं आपको डिटरमिनेंट वाली जो वीडियो आएगी वहीं पे बताऊंगा। तो इसे नोट करो, जितना भी रिवीजन करने लायक था, यानी कि जो जो हमारे पास सिलेबस में इंक्लूडेड है वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, यही है रिवीजन। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन हमारे पास छूटे हुए हैं, भले वो PYQs हों या फिर CBSE के सैम्पल पेपर जो इस बार के आए हैं, तो वो सारे के सारे मैं कवर करता हूँ और इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक है 2016 का और ये वाला हमारे पास NCERT का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे भी जाते हैं, अभी करेंगे इसे। 2016 वाला देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा है, 1 मार्क्स में पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ए मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक है, अब फाइंड करके दिखाओ ए और बी क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो आपको मालूम होगी, जो कि होती है ए ट्रांसपोज बराबर रहता है ए के। तो सिंपल सी कंडीशन है, उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ए मैट्रिक्स ये रही, ए ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 0 3 3A 2B 1 3 -2 3 और माइनस का 1। अब देखना हमारे पास क्या कहती है, कंडीशन कहती है ए ट्रांसपोज करने पे जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो बराबर रहेगी ए के। तो ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, कंपेयर कर लो। यहाँ से देखना हमें चाहिए 2b, तो 2b किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो लिख लो यहाँ से 2b = 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, सिंपल है। a के लिए देख लो 3a = कितना होगा, -2 के बराबर, ये दोनों क्या है, सेम पोजिशन पे, तो 3a = कितना ले लेंगे, -2, और ये हो जाएगा -2/3। तो ये आ गया हमारा इन दोनों का आंसर, a -2/3 और b की वैल्यू 3/2। तो सिंपल सा है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन यूज़ करनी है। दूसरा देखो यहाँ पे है इफ़ a b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं और हमें कह रहा है सेम ऑर्डर की हैं, ठीक है,
तो बताओ ए बी माइनस बी ए किस तरीके की मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी देखने को मिले, एक सिंपल सा लॉजिक ये लगाना, जब भी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह वगैरह की बातें करें तो उसके अलावा कोई और अगर ऑप्शन में होगा तो उसे पहले ही डिस्कार्ड कर देना, यानी कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताई है और वहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था जो कंडीशन से रिलेटेड हो। कंडीशन यानी कि यहाँ पे कंडीशन थी, यहाँ पे भी कंडीशन थी। सिमेट्रिक की है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक की है ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का ए। तो ये दोनों तो वैसे ही डिस्कार्ड कर देना। ऐसा अक्सर होगा, ऐसा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको फॉलो करना है, बट जनरल वे में लगभग 99% केसेस में हम ऐसा ही करेंगे। बाकी 1% एक्सेप्शनल है तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो अब देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, वो चीज़ें नोट डाउन कर लो। एक चीज़ तो गिवन है कि ए ट्रांसपोज ए है और बी ट्रांसपोज आपका बी के बराबर है, यानी कि सिमेट्रिक बोला है तो यानी कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमसे मांग रहा है इसके बारे में। तो जो भी चीज़ आपके पास गिवन है, मतलब कि ए बी माइनस बी ए गिवन है, इसका आप क्या कर लिया करना, ट्रांसपोज निकालना। अब देखना ये कंप्लीट ए बी माइनस बी ए, अगर इसका नाम मैं सी कह देता हूं तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये फाइंड कर रहा हूँ कि सी का ट्रांसपोज करने पे मुझे क्या मिलता है। अगर मुझे सी का ट्रांसपोज करने पे सी मिल गया, यानी कि सी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यही तो होती है। और सी का मतलब क्या है, ए बी माइनस बी ए, तो मैं ऑप्शन ये वाला टिक मार दूंगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि C का ट्रांसपोज करने पे मुझे माइनस का C मिल जाए, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। तो ये C जो कि ए बी माइनस बी ए लेके चल रहा हूँ वो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है अगर आप इनके पीछे का बैकग्राउंड या फिर लॉजिक समझ लेते हो तो। और लॉजिक मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। अब देखना इसके बाद जो ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैंने बताई थी और वहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी, और मैंने कहा था आगे कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लूँगा जहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। उनमें से एक प्रॉपर्टी का भी यूज़ होने वाला है। देखना कैसे। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्रांसपोज के केस में कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज आप करते हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। ठीक है, एक ये थी और एक ये थी ए बी का ट्रांसपोज करने पे हमें मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तभी आप इसके बाद प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आप यहीं पे फंस जाओगे और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो देखो ए बी माइनस बी है, बीच में क्या है, माइनस का साइन। अब भले ही प्लस हो या माइनस हो, बात एक ही है। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, वही चीज़ तो है यहाँ पे, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज पर्टिकुलर में चले जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। तो जहाँ तक इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखो, ए बी का होल ट्रांसपोज, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिखा जा सकता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो है माइनस का बी ए का होल ट्रांसपोज, ए आगे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी का ट्रांसपोज, तो बी आगे आ रहा है और ट्रांसपोज लिख रहे हैं, तो बी ए का ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी, यानी ए ट्रांसपोज की जगह पे ए, बी ट्रांसपोज की जगह पे बी लिख सकते हो। तो वही चीज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बी ए माइनस ए बी। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो ये बन क्या गया, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लेके चले, आपको मिल गया नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए। यानी कि आप अगर इसको सी मानते हो तो आपने सी का ट्रांसपोज करा, आपको मिल गया नेगेटिव ऑफ सी। ये बस समझाने का तरीका है, आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, आपको बस यही चीज़ें लिखनी है। सही है। तो ये किसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये फुलफिल हो रही है स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए करने पे हमें क्या मिलेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन अब कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो आपको यही सेम स्टेप लिखने हैं और ऐसे ही सॉल्व करना है, और ये प्रॉपर्टीज़ का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं फर्दर और क्वेश्चंस लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास 2020 में पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए, और दूसरा वाला अगेन एनसीईआरटी से, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बताऊंगा। तो यहाँ पे है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल सा है, हमने कंडीशन देखी है। स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल गए 1 मार्क्स। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा देखो, दूसरा थोड़ा सा टफ है। टफ इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि रीज़न वही है, इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट भले ही ना पूछा जाए, क्योंकि बोर्ड को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ पे एवरेज, बिलो एवरेज और जो
टॉपर बच्चे तो सभी के हिसाब से बराबर लेवल का पेपर बनाया जाए। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक क्वेश्चन ऐसा है कि सारे टॉपर कर ले गए बट जो बिलो एवरेज हैं या फिर एवरेज वाले वो ना कर पाए। तो वो मेंटेन करते हैं कि जो भी हमारा पेपर रहे न्यूट्रल रहे। तो हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन ना आए, बट इसका यूज़ कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएगा। तो वो डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, भले ही वो क्वेश्चन ना पूछे बट उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आसपास जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा उस चीज़ को नोट करिएगा, ध्यान से समझिएगा। उस चीज़ का यूज़ आप कहीं और फ़ायदा ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही टफ है, बिल्कुल आसान है, मैं समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखते हैं कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी रहे तो बना लो दिमाग में। अच्छा सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, सेम ऑर्डर का है। देन शो करो, शो ये करना है कि ए बी सिमेट्रिक है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और लैंग्वेज समझ में नहीं आती। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली तो मैं बताता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की। इफ़ एंड ओनली इफ़ जब भी आपका लगे, यानी कि हमें वाइस वर्सा कंडीशन को प्रूफ करके देना है। यानी कि हमसे कहता है कि ए बी अगर सिमेट्रिक है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि ए बी कम्यूटेटिव है, यानी कि ए बी बराबर होगा बी ए के। यानी कि अगर मैं ये लेके चलूँगा तो मुझे वो शो करना है और इसका उल्टा भी शो करना है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर कहीं पे भी आपको दिखे तो यानी कि वहाँ पे आपको वाइस वर्सा कंडीशन फुलफिल करवानी होती है कि आप ये लेके चले तो आप वो शो करोगे और वो लेके चलोगे और आप ये शो करके लाओगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 हिस्से बनाए हैं ताकि आपको बाइफर्गेशन करने में आसानी रहे। तो मैं लेता हूँ पहला वाला यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास ए बी सिमेट्रिक है तो मैं ले लूँगा लेट ए बी इज़ सिमेट्रिक। बाकी सारे बाद में करता हूँ। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे पास थी। अब देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी बराबर होगा बी ए के। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। दूसरा पोर्शन देखो, दूसरे पोर्शन में ये चीज़ करूँगा कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए मेरे पास है, साथ के साथ ए ट्रांसपोज ए के बराबर और बी ट्रांसपोज बी के बराबर ये भी है, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए बी क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, ये वाली बात। अब देखो सिमेट्रिक यहाँ पे कंफ्यूज इस बात पे हो सकते हो कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी क्यों लिखा, क्योंकि हमने जो ट्रांसपोज की कंडीशन देखी थी, अभी मैंने दिखाया था ना प्रॉपर्टीज़ में, ए बी का होल ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, यही होता है, ठीक है। बट समझो इस बात को, यहाँ पे मैंने बोला ए बी सिमेट्रिक है। अगर थोड़ी देर के लिए मैं ए बी को एज अ सी मान लूँ तो अगर C मेरा सिमेट्रिक है यानी कि ए बी सिमेट्रिक है तो C का ट्रांसपोज करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, C मिलना चाहिए। जिस बात को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन का फ़र्क पड़ रहा है, प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने वो भी नहीं लिखा। तो मैंने क्या लिखा, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी। ये चीज़ मुझे गिवन है, मुझे ये चीज़ लेकर आनी है। तो पहला वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, आप ले लो ए बी का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। अच्छा बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर, ये चीज़ हमें गिवन है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो कंडीशन थी ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी, ये है पहली कंडीशन, यानी कि ये गिवन है, इसका यूज़ करना है हमें, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन क्या आई, ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी ए के बराबर, ये है दूसरी कंडीशन। तो देखो ए बी का ट्रांसपोज यहाँ बी ए के बराबर है, यहाँ ए बी के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ बाय फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल्स टू हो गया बी ए के इक्वल, तो हो गया कम्यूटेटिव। यही तो हमें प्रूफ करना था, टू प्रूफ था ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो क्वेश्चन बेहद सिंपल होते हैं, आपको जस्ट लॉजिक पकड़ने हैं, जो जो डेफिनेशन मैंने बताई है उन चीज़ों का यूज़ करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके हमारे पास सिंपल मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए के इक्वल। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे वाला और भी आसान है। यहाँ पे हमें गिवन है ए बी बराबर है बी ए के, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा। तो ले लो ए बी का ट्रांसपोज करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे। प्रॉपर्टी क्या कहती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर है और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर है। आ गया हमारे पास, कैसे आया, बी ए मिला, ठीक है, बी ए मिला, बट ये चीज़ भी तो हमारे पास है, बी ए बराबर ए बी के है, तो वहाँ पे लिख दो पलट के। तो बी ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी। तो ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर हो गया, हेंस ए बी
इज सिमेट्रिक। तो ए बी क्या हो गई हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो इतने सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, टफ इस वजह से लगते हैं क्योंकि हमने अटेम्प्ट नहीं करे होते हैं और ना सीखने की कोशिश करते हैं। तो सीखो इन क्वेश्चन को, अभी बहुत सारा टाइम है हमारे पास, जून में हमारे पास पेपर है मैथ्स का, तो तब तक ये सारी चीज़ें आप हजम भी कर लोगे। तो इतना कोई टफ वाली बात भी नहीं है, इसे नोट करो, इसके बाद मैं फर्दर और क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगला क्वेश्चन है अगेन 2016 से लिया गया है, 1 मार्क्स में पूछा गया है। यहाँ पे कहता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर करने पे अगर आपको आई मिलता है तो फाइंड करो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास a माइनस आई का होल क्यूब है और a प्लस आई का होल क्यूब है। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले की। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तब जाके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और आंसर निकाल पाओगे। तो 1 मार्क्स के लिए पूछा गया, लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगला प्लस यहाँ पे होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और लास्ट में लिखना है माइनस का 7a। b का मतलब है यहाँ पे i, तो i का स्क्वायर, a स्क्वायर b यानी कि i। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अब जो चीज़ हमें गिवन थी ए स्क्वायर आई के बराबर, इसका यूज़ करते हैं और जितना भी चीज़ हमें नॉलेज पता है कि आई का क्यूब, आई का स्क्वायर या फिर जो भी चीज़ें हैं उनका यूज़ करने पे क्या मिलता है, तो देखते हैं क्या हमें मिलता है इस केस में। अब देखना ए क्यूब है, हमारे पास क्या गिवन था ए स्क्वायर, तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस आई क्यूब, इसे आई कर देंगे, जैसा कि मैंने बताया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई भी पावर करो अगेन आई ही मिलेगा। माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, आई मल्टीप्लाई आई, अगेन आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 3a स्क्वायर। अच्छा, आई स्क्वायर का करोगे तो आई मिलेगा और a को i के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, a ही मिलेगा, प्लस यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई प्लस 3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, i हो जाएगा जो कि गिवन था, तो i प्लस 3a आई स्क्वायर का i होगा, मल्टीप्लाई करने पे a मिलेगा माइनस का 7a। तो जो चीज़ें सॉल्व होती हैं सॉल्व कर दो। a स्क्वायर अगेन i हो जाएगा, यहाँ पे अगेन a मिल जाएगा, माइनस i माइनस 3i प्लस 3a प्लस a स्क्वायर का मिलेगा i इंटू a अगेन a प्लस i प्लस 3i प्लस 3a माइनस का 7a। तो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने लग रहा है। अब क्या करो, जो चीज़ें सॉल्व होती हैं कर देते हैं। देखना माइनस 3i प्लस 3i कैंसिल, माइनस i प्लस i ये भी कैंसिल। अब सारे के सारे प्लस कर दो, 3 4 5 6 7 8, तो 8a माइनस 7a ये आपका मिल गया सिंपल a। तो इस पूरे की जो सिंपलेस्ट फॉर्म टूट कर आ रही है वो है a। तो इतना पूछा गया है आपके लिए 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे फॉर्मूले प्लस साथ के साथ कैसे क्यूब होता है और क्यूब करके हमें क्या मिलता है, या फिर a इंटू आई करके हमें a मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो जस्ट कैलकुलेशन है, जितना आप क्वेश्चन को करोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन आपको याद रहेगी। तो इसे नोट करो, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन करते हैं और ये आखिरी टाइप है जो कि मैंने 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया था। करना कुछ नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगाओगे और सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखना कहता क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस, मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड करो इसकी वैल्यू कितनी होगी। हैंस फाइंड x सच दैट, अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन है, इक्वल्स टू 0, 0 का मतलब यहाँ पे o है, o यानी कि 0 मैट्रिक्स। तो कभी भी आपके पास मैट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है तो जो 0 मिल रहा होगा उसका मतलब होगा कि वो है 0 मैट्रिक्स। सही है, तो देखते हैं कैसे करना है। अब देखना यहाँ पे ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया a इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को मैंने रख दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स के ऐसा सब्जेक्ट है जो देखकर आप नहीं सीख सकते, यानी कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और आपने देखा, वीडियो कंप्लीट करी और आगे बढ़ गए। बट आप क्या करो, कॉपी निकालो और वहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने नहीं सॉल्व करे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन मैंने सॉल्व नहीं करी है, आप यहाँ पे मैंने जस्ट आपको आंसर अवेलेबल करा दिया है, तो आप अपनी रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके देखो कि आंसर यही आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मेरी गलती तो नहीं है। अगर मेरी गलती है तो नीचे कमेंट करिए। तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा और साथ के साथ आप आंसर को सॉल्व करना सीखोगे। तो देखो ए स्क्वायर निकल गया, ये वैल्यू मिलेगी आपको। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i है, इस इक्वेशन में ले जाकर जो जो वैल्यू आपको मिली है रख दो। तो ए स्क्वायर अभी भी फाइंड करा है वो रख दिया मैंने, माइनस
5a की बात कर रहा है। अरे 5a का मतलब क्या होता है, ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब हर एक एलिमेंट को मैं क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे ये मिलेगा। प्लस प्लस के बाद है 4i, ये गया 4i। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कौन से ऑर्डर की लेंगे, तो जो आपके पास क्वेश्चन गिवन रहेगा 3x3 का है, उसी ऑर्डर की आपको आई भी लेनी है। तो हम 4i लेंगे, यानी कि 4 को i से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट से होगा, तो कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स। अब सिंपल आपको क्या करना है, इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एलिमेंट्स को। हमारे पास क्या है, सब सेम ऑर्डर के हैं तो डिफाइंड रहेगा। हमारे पास ये आंसर निकल के आ रहा है। तो हुआ क्या, a² - 5a + 4i की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आई। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, क्योंकि आधे मार्क्स हमारे पास इसके लिए भी हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आधा इसका भी है। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, x यानी कि अगेन एक मैट्रिक्स होगी। तो देखो a² - 5a + 4i + x = 0, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स से है। तो a² - 5a + 4i = इसको उधर भेज दिया, -x बन गया, ठीक है। अब देखो इस कंप्लीट की वैल्यू आपको दोबारा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने निकाला तो है, ये वही मैट्रिक्स है। तो इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अच्छा, यहाँ पे रखा तो इक्वल्स टू में क्या मिलेगा, माइनस का x, उस माइनस को उधर भेज दिया, तो माइनस यहाँ पे चले जाएगा। अब इस -1 से आप क्या करोगे, इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जो माइनस के हैं वो प्लस के बन जाएंगे, तो इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ, और जो हमारे पास पॉजिटिव थे वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो x = हमें क्या मिल जाएगा, ये मैट्रिक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवाया, उनको अच्छे से लिखा है और समझा है, तो इस तरीके की क्वेश्चन करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनफैक्ट आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे उनमें नहीं आने वाले। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को शुरू करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।